अस्सलाम वालेकुम। सिटी एट में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश करें जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि हो सकता है आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर दे। हो सकता है कई दफ़ा आगे से आपको बड़ा अजीब सा बिहेवियर मिल रहा हो जो कि आपको पता है काफ़ी कॉमन है, लेकिन आपने फिर भी कोशिश करनी है कि अपने बिहेवियर को चेंज ना होने दें और अपने बिहेवियर को बिल्कुल ठीक ही रखें। तो जी आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद शहर के मौसम के क्या सूरत हाल रहेंगे। अगर बात करूँ ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 30 डिग्रीज रहेगा। इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर रहेगा 12 डिग्रीज। हवा की बात करूँ तो एट द मोमेंट बिल्कुल हवा नहीं चल रही है, लेकिन बारिश के इम्कानात भी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 10% है। ओवरऑल अगर बात करें 12 डिग्रीज काफ़ी लो टेम्परेचर है, जो कि लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ कोर्स रहेगा अगले 24 घंटे के अंदर। तो आपको पता है कि ऑलमोस्ट सर्दियां आ चुकी हैं। कोशिश करें कि अपने आप को कवर रखें और एसी या पंखा अगर आप अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम इस्तेमाल करें, क्योंकि इवन मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि उससे तबीयत जो है वो थोड़ा ख़राब होना शुरू हो गई, और स्पेशली स्मोक की वजह से जो कि शाम के और सुबह के वक्त आपको काफ़ी ज़्यादा नजर आएगी फैसलाबाद शहर के अंदर। उससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हो रहे हैं। तो कोशिश करें अगर आप सुबह के वक्त या शाम के वक्त घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने फेस को कवर कर लें, और या फिर अवॉइड करें, कोशिश करें कि उस वक्त बाहर ही ना निकले। अगर जा भी रहे हैं कवर भी रखें अपने आप को, थोड़ा सा कोई शॉल ले लें हल्की सी, या हल्का सा अगर आपको ज़्यादा ठंड लगती है मेरी तरह तो इस तरह आप कर सकते हैं। अगर आप लोग उन लोगों में से जिनको ठंड नहीं लगती है तो बिल्कुल आप इंजॉय करें। मौसम वैसे भी इंजॉय करना चाहिए। बड़े कम अरसे के लिए फैसलाबाद शहर के अंदर हमें सर्दियों का मौसम देखने को मिलता है, और किसको सर्दियां नहीं पसंद होती हैं। आप अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकते हैं, अपनी मर्जी की चीज़ें कर सकते हैं। तो आई थिंक बहुत ही अच्छा लगता है सर्दियों का मौसम, और सर्दियों में बॉनफायर्स बड़ी अच्छी लगती हैं। अपने दोस्तों के साथ बारबेक्यूज लोग प्लान किया करते हैं, और एक वक्त हुआ करता था चाय भी पी जाती थी। कोरोना की वजह से काफ़ी कुछ अपसेट रहा है पिछले 2 सालों के अंदर। ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए, 1.5 ईयर हो गया, तो काफ़ी डिफरेंट तरह की ऑफ कोर्स आपको पता है कि सूरत हाल रहे हैं कोरोना के अंदर। लेकिन मौसम को एंजॉय करें, सर्दियां ऑलमोस्ट आ चुकी है फैसलाबाद शहर के अंदर। आगे बढ़ते हैं, आपको अपडेट करते हैं फैसलाबाद की रेलवे की सूरत हाल से। अवैस हमारे साथ मौजूद है। अच्छा जी, अवैस अभी मौजूद नहीं है, थोड़ा सा अवैस के लिए वेट करना पड़ेगा। तो जी सबसे पहले फैसलाबाद शहर की ट्रैफिक के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि ट्रैफिक बड़ी ज़रूरी है और आए दिन ट्रैफिक के मसाइल होते हैं। हर किसी को ट्रैफिक में फंसना पड़ता है और हम चाहते हैं कि आप लोग ट्रैफिक से बच जाएं। तो पूछते हैं वकास से कि क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम वकास। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ वकास, आप कैसे हैं? जी मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जी वकास बताइएगा ट्रैफिक के सूरत हाल के हवाले से। फातिमा, ट्रैफिक की सूरत हाल जो है आज हमारे पास झुमरा रोड जो है वो गुज़िश्ता 2 घंटे से तकरीबन ब्लॉक है, क्योंकि एक अफसोसनाक हादसा पेश आया था झुमरा के करीब, जहां एक हादसे के नतीजे में 2 भाई जो है वो जाँ बहक हुए। तो लवाहिकीन के एहतजाज के बाद इस वक्त झुमरा रोड जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद पड़ा है। शहरी जो है झुमरा रोड के बजाय शेखुपुरा रोड या इसके अलावा मिल्लत रोड का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। जबकि इसके साथ ये दीगर शाहराहों की बात जाए तो कैनाल रोड पर जो है वो 204 चक के मुकाम पे कुछ पैच वर्क जो है वो अभी होना है, जिसके बाद ट्रैफिक के लिए जो है डायवर्शन का एहतमाम किया गया है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। इसी तरह सरगोदा रोड और ढंग रोड जो है यहाँ पर पैच वर्क जारी होने की वजह से ट्रैफिक कुछ सुस्त रवि का शिकार है। जबकि सिविल लाइन रोड जो है वो अभी जो है कुछ देर में ब्लॉक कर दिए जाएंगे। खासकर जिला कौंसल चौक जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद होगा। एक प्रोटेस्ट है एप्टा के मुलाजमीन का, जिसके बाद शहरियों को जिला कौंसल चौक में अगर जाना है तो वो मुतबादिल रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि श्रीना रोड को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी के साथ साथ सर्कुलर रोड का इस्तेमाल जो है वो भी किया जा सकता है। तो वर्ल्ड PSO पेट्रोल पंप जो है वो वहां तक पहुंचा जा सकता है जिला कौंसल चौक पर। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया वकास कॉल करने का और हमें अपडेट करने का। ऑफ कोर्स सूरत हाल के हवाले से फैसलाबाद की ट्रैफिक आपको पता है कि दिन ब दिन काफ़ी बुरी होती जा रही है, और सुबह निकल रहे हो आप, शाम को निकल रहे हो, आपको यूजुअली ट्रैफिक के अंदर फंसना ही पड़ता है। और हम ऑफ कोर्स चाहते हैं कि आप लोग ट्रैफिक से बचे रहें, इसलिए इस मॉर्निंग में हम आपको अपडेट देते हैं ताकि आप अपनी रूट्स अकॉर्डिंगली प्लान कर सकें और ट्रैफिक से जो है वो बच सकें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप स्पीड करें या किसी और का नुकसान हो, आपका नुकसान हो। स्पीडिंग आपने बिल्कुल नहीं करनी है। तो जो आगे बढ़ते हैं, और आपको पता है कि कल हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफर के हवाले से आपसे बात की थी, जो कि गो लूट लो की तरफ से किया जा रहा है, जहाँ पर आपको रोजाना मौका दिया जा रहा है 100,000 रुपीज़ जीतने का। जी हाँ, 100,000 रुपीज़ जीतने का मौका दिया जा रहा है आपको
गो लूट लो की तरफ से जो QR कोड आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है उसको डाउनलोड करें और गो लूट लो खेलो और जीतो लीग के अंदर शामिल हो जाएं, जिसके बाद ऑफ कोर्स आप इनामात भी जीत सकते हैं और रोजाना आपको मौका दिया जाएगा कि 100,000 रुपीज भी आप अपने नाम कर सकते हैं। और आपको पता है इस तरह की जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जो इस तरह की कुरानदाजियाँ होती हैं, बड़ी मज़ेदार सी होती हैं ऑफ कोर्स, और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप अपना लक आजमा रहे होते हैं। और गो लूट लो की तरफ से ये ऑफर बहुत ही अमेजिंग है। सिर्फ आपने इतना सा काम करना है कि आपने QR कोड को स्कैन करना है और इस एप्लीकेशन को अपने फोन के अंदर डाउनलोड करना है, फोन के अंदर, iPad के अंदर, जिस भी डिवाइस के ऊपर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, जिसके बाद आप इस लीग के अंदर शामिल हो जाएंगे और रोजाना आपको मौका दिया जाएगा गो लूट लो की तरफ से 100,000 रुपीज जीतने का। और ऑफकोर्स आपको पता है कि मैं तो अभी से प्लानिंग करना शुरू हो गई हूँ कि मैं क्या करूंगी अगर मैं जीत जाती हूँ। और ऑफकोर्स आप इनामात भी बहुत सारे जीत सकते हैं। रोजाना आपको ये मौका मिल रहा है गो लूट लो की तरफ से। बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफर है, आप इसको आपको डाउनलोड करें, QR कोड आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और उसके बाद इस गो लूट लो खेलो और जीतो लीग के अंदर शामिल हो जाए। और आपको पता है सुबह सुबह अच्छी बातें करना हमें बहुत अच्छा लगता है, तो हमने कहा कि ये जो अच्छी सी बात है सबसे पहले हम इसी हवाले से आप लोगों से बात कर लें। गो लूट लो की तरफ से ये स्पेशल और एक्सक्लूसिव ऑफर आप लोगों के लिए है जहाँ पे रोजाना 100,000 रुपीज जीतने का आपको मौका दिया जा रहा है और बहुत सारे इनामात भी हैं जो कि आप जीत सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप लोग एप्पल यूजर हैं तो आप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर मेरी तरह आपको टेक्नोलॉजी जो है वो बिल्कुल समझने में मुश्किल होती है तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं। और ये जो QR कोड आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, इसको आपने सिर्फ स्कैन करना है। आप अपना कैमरा ओपन कर सकते हैं और कैमरा ओपन करके आपने सिर्फ इसको स्कैन करना है और उसके बाद आप एप्लीकेशन को बड़ी आसानी से जो है वो आप डाउनलोड कर सकेंगे। और ऑफ कोर्स ये बड़ी मज़ेदार सी लीग है, बड़ा मज़ेदार सा कॉन्टेस्ट है जिसके अंदर आप शामिल हो सकते हैं। उसके बाद देखेंगे जी कि कौन इनामात जीतता है और कौन नहीं जीतता है और ये सारी लक की बात आ जाती है एट द एंड ऑफ द डे। और मैं तो जीतना चाहती हूँ भाई, मतलब आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड। और आप लोग भी इस लीग के अंदर गो लूट लो खेलो और जीतो लीग के अंदर जो है वो शामिल हो जाए, जल्दी से जाए और जाके शामिल हो। और खैर आगे अगर बात करें, आपको पता है हमारी कोशिश होती है फैसलाबाद के टैलेंट को हमने हमेशा हमेशा हाईलाइट करना होता है। और हम चाहते हैं कि जितने भी फैसलाबाद के शहरी हैं उनके अंदर कोई भी टैलेंट है, कोई भी पैशन है, तो उसको ना सिर्फ वो परस्यू करें, बट हम एक्चुअली आप लोगों को इनकरेज करते हैं अपने टैलेंट्स को परस्यू करें। अपने टैलेंट को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एज अ हॉबी कई दफ़ा लोग शुरू करते हैं और उसके बाद उनको पता चलता है कि वो कितने टैलेंटेड हैं। और हमेशा याद रखें कि किसी भी टैलेंट को, किसी भी चीज को आपको कंसिस्टेंटली परस्यू करना पड़ता है, आपको उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है, जिसके बाद जाकर ही आप किसी चीज को स्पेशली जो है वो सीख पाते हैं या उसके अंदर प्रो हो जाते हैं। हाँ, कुछ लोग नेचुरली गिफ्टेड होते हैं बट वो बहुत कम लोग होते हैं। ज्यादातर लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। और कभी अपने आप को, अगर आपको हार्ड वर्क करना पड़े, आपको कोई पैशन है, कोई शौक है, तो ऐसे कभी नहीं समझना चाहिए कि भाई अगर मुझे मेहनत करनी पड़ी हो तो इसका मतलब है कि मैं टैलेंटेड नहीं हूँ। इसका अगर आप टैलेंटेड हैं और आप फिर भी मेहनत करते हैं तो आप दूसरों से आगे निकल जाएंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हार्ड वर्क अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाएं। मैं एक बुक पढ़ रही थी जिसके अंदर सबसे पहले उन्होंने यही कहा था कि छोटे छोटे अपने जो दिन के टास्क हैं, आप कोशिश करें कि वो सुबह से ही आप एक पैटर्न बनाएं अपने लिए, कि आप अपना बेड जो है सबसे पहले उठ के बेड को अपने ठीक करें, उसके बाद छोटे छोटे जो आपके टास्क हैं उनको पूरा करना शुरू करें, ताकि आपके दिन की जो शुरू है वो ही इतनी प्रोडक्टिव हो कि बाकी दिन जो है आपको बहुत अच्छा गुजरेगा। एंड ऑफ कोर्स कई दफ़ा अच्छा दिन होता है, कई दफ़ा बुरा दिन होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप घर वापस आते हैं और जो आपका बेड ऑलरेडी मेड है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है। मेहनत से कभी कतराना नहीं चाहिए। सुबह से पैटर्न बनाएं, अपनी डेली रूटीन को चेंज करें ताकि सक्सेस जो है आपकी ज़िंदगी में आए। और ऑफकोर्स टैलेंट के हवाले से बात कर रहे हैं हम लोग, तो टैलेंट अगर आप में कोई है 30 सेकेंड की वीडियो भेजें हम लोगों को, और हो सकता है कि आपको शो में आने का भी मौका मिले। तो 30 सेकंड की वीडियो भेजें, या वो शो में चलाई जाएगी और हो सकता है आपको शो के अंदर ही बुला लिया जाए। आगे बढ़ते हैं। आपको पता है हमारी कोशिश होती है कि फैसलाबाद शहर के हवाले से जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनके हवाले से हम लोग ज़रूर बात करें, उनको ज़रूर डिस्कस करें और कोशिश करें कि इन जो इश्यूज़ को हम लोग हाईलाइट करें, और ना सिर्फ हाईलाइट करें बल्कि ऑल्सो उनको सॉल्व करने की तरफ लेकर आए, बिकॉज इट्स एब्सोल्युटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इन इश्यूज़ को सॉल्व किया जाए। और फैसलाबाद की जो पॉपुलेशन है, जो फैसलाबाद के शहरी हैं, और हमारी इंडस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनको जो भी इश्यूज़ हैं उनको इदारों तक पहुंचाया जाए। फैसलाबाद के जो शहरी हैं उनकी आवाज़ बन के
हम उनकी कंसर्न्स को आगे फॉरवर्ड कर सकें इदारों तक, और हेल्दी डिस्कशन होता है। आपको भी इस डिस्कशन का हिस्सा बनना चाहिए। आपके कोई भी सवालात हैं, कंसर्न्स हैं या एक्सपीरियंसेस हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा, कॉल करें उस नंबर पर और हमारे इस डिस्कशन का लाजमी तौर पे हिस्सा बने। एंड आज स्पेशली हम लोग पावर लूम्स के हवाले से बात करेंगे। आज एहतजाज भी प्लान किया जा रहा है, प्रोटेस्ट प्लान की जा रही है। बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि पावर लूम के जो ओनर्स हैं, जो लेबरर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, जो जितने भी लोग इस इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, उन सबको फेस करने पड़ रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि इन इश्यूज को सॉल्व किया जाए, इदारों तक के जो कंसर्न्स हैं वो फॉरवर्ड की जाए। फैसलाबाद एक इंडस्ट्रियल सिटी है, हम चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री थ्राइव करे और हर सेक्टर थ्राइव करे, और स्पेशली जो लेबर्स एसोसिएटेड हैं उनकी जिंदगी आसान हो, ना कि मुश्किल हो। महंगाई का बहुत बड़ा इशू है, महंगाई से ही रिलेटेड जो इनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, लेकिन रिलीफ क्यों नहीं दिया जा रहा, क्यों कोशिश नहीं की जा रही कि इंडस्ट्री के लोगों की मदद की जाए। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि स्टूडियो में आ चुके हैं। तो जी मैं आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ हमारे खास मेहमान से। सबसे पहले तो जी फजील अहमद हमारे साथ मौजूद है जो कि हमारे रिपोर्टर है। फजील, आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए। साथ ही साथ मिर्जा शफीक अहमद जो कि चेयरमैन इंडस्ट्री एंड लूम ओनर्स एसोसिएशन है, आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, आज एहतजाज हो रहा है। फजील, मैं चाहती हूँ कि अगर एहतजाज के हवाले से सबसे पहले बात कर ले तो थोड़ा सा बता दें कि एहतजाज में क्या डिमांड्स होंगी, क्या कंसर्न्स है जिनकी वजह से ये नौबत आप पहुंची है कि सड़कों पे निकलना पड़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतजाज तो सारी दुनिया को पता है, पाकिस्तान की अवाम को पता है कि किस लिए हो रहा है। महंगाई जो बेलगाम हुई पड़ी है वो आम लोगों का इशू है। तो आम लोगों का इशू जो है वो कोई नहीं उठाता। ताजर जो हैं वो छोटे छोटे दुकानदार हैं, इंडस्ट्री लोकल है, वो बड़ी परेशान है। रॉ मटेरियल बहुत महंगा, जो चीज़ एक रॉ मटेरियल 4,000 रुपये का था वो आप 12,000 रुपये का आपको मिल रहा है। मतलब इतनी ज़्यादा महंगाई मैंने अपने 70 साल में नहीं देखी। तो ये आम लोगों का इशू है। मैं समझता हूँ कि एक शोबे का इशू नहीं है। आप कहें ये पावर लूम का इशू है, आप कहें ये ताजरों का है, ये मजदूरों का, ये सबका है। आम बंदे के लिए ये मुश्किलात पैदा हुई हैं। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इस पर कंट्रोल करना चाहिए, और जो इस वक्त बेलगाम हुई पड़ी है महंगाई, इसके अंदर मसनूई महंगाई, वो उसको कंट्रोल किसने करना है? इंतज़ामिया ने करना है, कोई पूछने वाला नहीं है। और इसी तरह डॉलर की वजह से डॉलर इतना ऊपर जा रहा है। इससे पहले आप पिछले दौर देख लें कि जो पेट्रोल का रेट था वो बैरियर 140 रुपये तक गया, तो पाकिस्तान में रेट था 80 रुपये 70 रुपये पेट्रोल का। अब 84 रुपये बैरियर है, तो रेट आप 140 रुपये दे रहे हैं। क्यों नहीं कंट्रोल रहा? ये पहली जो फाइलें पड़ी हुई हैं उनको देखें कि जब 142 रुपये बैरियर था तो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर 80 रुपये रेट क्यों था, और आज अगर 84 रुपये है तो 140 रुपये रेट क्यों है? ये जहां पे पॉलिसी मेकर जो बैठे हुए हैं वो मुझे तो नहीं समझ लगती कि उनको यहां तो समझ नहीं लग रही। डॉलर रोज बरोज बढ़ रहा है, इसको किसने कंट्रोल करना है? हुकूमत के सामने तो ऐसे है ये सारा सिस्टम बेलगाम हुआ पड़ा है। और आप देखें वजीर आला साहब कल आए हैं फैसलाबाद में, और लाहौर से आए हैं। लाहौर से एक बिल पास करके हैं 51 बुलेट प्रूफ गाड़ियां इन मिनिस्टरों को दी जाएं जिन्होंने दूध की नहरें बहा दी हैं। और 51 गाड़ियां, अरबों रुपए की वो गाड़ियां वो उनको लेके दे रहे हैं। तो इधर पाकिस्तान के अंदर लोगों के पांव में चप्पल नहीं रही, जूती नहीं रही, रोटी के लिए पैसे नहीं है लोगों के पास, लोग मर रहे हैं। आप रोडों पे जाके खड़े होकर देख लें, लोग तरले कर रहे हैं एक आटे का थैला तो ले दो। तो यहां पे अरबों रुपए की गाड़ियां लेके दे रहे हैं। क्या जिनको गाड़ियां लेके दे रहे हैं वो गरीब आदमी है? जब इलेक्शन लड़के आए थे तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के आए थे, तो अब क्या जरूरत है वो अरबों रुपया बैंक में रखें, स्टेट बैंक में रखें, को कम से कम डॉलर नीचे आए। ये सारा सिस्टम जो है खुद ये फ्लॉप कर रहे हैं तबाही के दहाने पे। एक मुझे समझ नहीं लगती कि जितने मिनिस्टर हैं ये सब कहते हैं पूरी दुनिया में महंगाई है। पूरी दुनिया में आप यूके के अंदर देख लें, 2006 में 250 रुपया रेट था लीटर का, अब 330 रुपये है।
वहां का मजदूर 14,000 रुपया यौमिया लेता है, तो यहां का मजदूर 1400 रुपया नहीं लेता, 1000, बहुत ज्यादा कोई 1000 रुपया लेता होगा। तो जहां पे जो 14,000 रुपया मजदूर को देता है वो 34 लाख रुपया कमाता भी है, वो इससे ज्यादा पैसे कमाता है तो मजदूर को देता है। तो यहां पे इंडस्ट्री ओनर वो बेचारा नुकसान कर रहा है, तो वो मजदूर को किधर से दे? आप बाहर के मुल्कों के साथ मुनाजना करके लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। अब लोगों को पता है, वो पहले भी वहां पे लोग रेट ज्यादा थे और वहां पे कमाइयां भी इतनी ज्यादा थी, लोग इतना ज्यादा, एक छोटा सा स्टोर जिसने बनाया है वो करोड़ों रुपया वहां पे लगाया उसने, तो वो लाखों रुपए वहां पे कमाता है। तो मजदूर को 12,000 रुपया वो दे देगा, 14,000, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 500 रुपए भी पेट्रोल ले सकता है। तो मेरा मजदूर 800 रुपया तनख्वाह लेता है और जो इंडस्ट्री ओनर है वो कितने पैसे कमाता है? कभी यहां पे बिजली का रेट बहुत ऊपर ले जाते हैं, वहां पे रॉ मटेरियल का रेट उसको कोई पता नहीं है कहां पे चले गया है। ऐसे हालात में आप मुल्क के अंदर गुर्बत में इजाफा कर रहे हैं। ये जो आप प्रोग्राम दे रहे हैं ना, ये है जी, यहां पे ये मुल्क जो है ना मदीने की रियासत बनेगी। मदीने की रियासत ये है कि चौकों में खड़े होकर लोग कह रहे हैं खुदा के लिए एक आटे का थैला ले दो, ये मदीने की रियासत है। और मैं समझता हूं कि खुदा का खौफ खाएं सब अच्छा कहने वाले जो हैं उनको इस बात की शर्म आनी चाहिए कि हम अवाम के साथ धोखा कर रहे हैं। और जो ये ताजर, कुछ ताजर ऐसे भी हैं वो कहते हैं कि हमें यकीन दहानी करा दी। पिछले दिनों ये अभी एक रैली निकलनी थी 26 तारीख को कि हमें यकीन दहानी करवा दी गई है। मुझे बताएं, आपको ये यकीन दहानी करा दी गई है कि घी जो है वो पहले रेट पे आ जाएगा, पेट्रोल जो है जो अब फिर बढ़ रहा है ये नहीं बढ़ेगा। ये सारी चीजें आप इन पे एग्री होते हैं? एक एमएन ने यकीन दहानी करा के रैली को वो कैंसिल कर रहा है। मुझे समझ ऐसे ताजरों को भी नहीं आती कि जिनको ये समझ नहीं है कि वहां से डॉलर किस जगह पे जा रहा है, रेट पेट्रोल का किस जगह पे जा रहा है। आप किस बंदे की यकीन दहानी पे आप कह रहे हैं जी रैली नहीं निकालेंगे? हम 27 तारीख आज 3 बजे बाहर निकलेंगे। मैं आपको बता दूं कि इंशाल्लाह आपको नजर आएंगे लोग। मैंने उन लोगों को दावत दी है जो समझते हैं कि हम परेशान हैं, हम महंगाई में डूबे हुए हैं। कोई तो बंदा आवाज उठाए, किसी ने तो बाहर निकलना है ना। आप फ्रांस के अंदर देख लें, $2 पेट्रोल का रेट बढ़ा रात को, सुबह लाखों लोग रोडों पे आ गए, उनको वापस लेना पड़ा। क्या ये कौम मुर्दा कौम है? इसको अपना एहसास नहीं है? सिर्फ ये है कि 20% लोग एंजॉय कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट को भी ये कह रहे हैं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। 80% लोग धक्के खा रहे हैं, उनके पास रोटी नहीं है, किधर चले जाएं? वो कम से कम 80% लोग तो बाहर आए, वो तो आवाज उठाएं, पुरअमन रहें, लोग हुकूमत को कहें कि हम मर रहे हैं। यहां पे तो लोग आवाज भी नहीं उठाते। हमने कोशिश की है इन लोगों की आवाज को लेकर आगे चलने की। तो आज 3 बजे जिला कौंसिल से चौक घंटाघर तक रैली होगी, पुरअमन होगी। अगर हुकूमत ने रेट ये 31 तारीख को रेट बढ़ाया जो 9 रुपए 8.5 रुपए कह रहे हैं, तो फिर यकम को देख लेना आप, लोग रोडों पे होंगे। कोई भी रोड जो है वो खुला नहीं होगा और इनको पता चल जाएगा। अब कौम जो है ना आस्ता आस्ता जाग उठी है, लोग मर रहे हैं। अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो मैं समझता हूं कि कोई घर, कोई रोड पे महफूज नहीं रह सकता। एक इंटरव्यू हो रहा था तो एक मजदूर से पूछा ये फैक्ट्री तो बंद है, आप क्या करेंगे? कहना क्या करेंगे, डाके मारेंगे और क्या करेंगे। तो क्या हुकूमत जो मजदूर है, जो लोग हैं, उनको इस तरफ लेके जा रही है? ऐसे हालात में नहीं चल सकते, इस तरह मुल्क नहीं चलते। आप कहें डॉलर ऐसे छलांगे लगा रहा है, डॉलर रोज बरोज बढ़ रहा है, ये पूरी दुनिया में ऐसा है। मैं समझता हूं कि इसको अगर वजीर खजाना साहब जो नए आए हैं, ये पहले भी वजीर खजाना रहे हैं। बिल्कुल जी, मैं ऑफ कोर्स मैं आपको रोकना नहीं चाहती थी, लेकिन माजरत के साथ सिर्फ एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले स्पेशली बात कर रहे थे एक एहतजाज के हवाले से जो कि महंगाई के खिलाफ आज किया जाएगा। ऑफ कोर्स एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। इससे पहले कि अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैम कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्लाह पाक का शुक्र है। मेरा नाम मोहम्मद अकबर मलिक है और मैं अल्लामा इकबाल पूनीस फैसलाबाद से बोल रहा हूँ। जी मेरा ये मिर्जा शफीक साहब से सवाल है कि ये जो बातें कर रहे हैं इनसे मैं कुछ पे मुत्फिक हूँ, कुछ पे मुत्फिक नहीं हूँ, क्योंकि जो डॉलर की बात कर रहे हैं, डॉलर जून से लेके अक्टूबर तक वो तकरीबन 10% इंक्रीज हुआ है। यानी जून में ये 160 रुपए का था और अब आज जो है 175 रुपए वो फ्लोट कर रहा है। ठीक है जी। लेकिन जो कपड़ा है, ग्रे क्लॉथ है, वो तकरीबन तीनों लूम्स सेक्टर ने 35 से 40% बढ़ाया है। और उसके बाद जो यान वाले हैं, यानी जो यान प्रोड्यूसर मिल है, उन्होंने यान की मद में 50% प्राइसेस जो है वो अप की हैं। तो मसला ये है कि डॉलर की बात तो हम करते हैं, डॉलर तो बढ़ा है सिर्फ 10% और कोरा कपड़े की कीमत जो लूम सेक्टर में है वो बढ़ी है 30 से 35% और जो यार्न है वो बढ़ा है 50%। इसके जिम्मेदार ये खुद लोग हैं। ये डॉलर को बेस ना करें, अगर डॉलर को बेस करेंगे तो उससे उस हिसाब से ये अपनी कीमतें बढ़ाए। ये उस हिसाब से कीमतें नहीं बढ़ा रहे, ये अपनी मर्जी से बहुत कीमतें बढ़ाते हैं। वो आए रोज 2-2, 4-4, 5-5 रुपए मीटर के पीछे ये कोरे कपड़े की प्राइस बढ़ाते हैं। इसके बारे में प्लीज ये आप इन्फॉर्म करें, मैं शुक्रगुजार हूँगा। थैंक यू। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। बहुत ही इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट जो है इन्होंने रेज किया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। डॉलर की प्राइसेस बढ़े ना बढ़े, अगर हमारे इदारों की तरफ से प्राइस कंट्रोल किया जाए तो डेफिनेटली चीजों को बेहतर किया जा सकता है। डॉलर की प्राइस को एक एक्सक्यूज बना के और प्राइसेस को बढ़ाया जाता है, चाहे वो पेट्रोल प्राइसेस हो, डिफरेंट तरह की एक्सक्यूजेस बना दी जाती है, बहाने बना दिए जाते हैं, इस वजह से महंगा है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? ये मैं समझता हूँ कि ये मेरे भाई ने अपनी जगह पे ये सही बात की है। ये सूत्र मंडी को भी ये समझते हैं कि आज अगर मैंने 15,000 रुपए का या 20,000 रुपए का मिसाल के तौर पे बैग खरीदा है, तो जब मैं अगले दिन जाऊंगा तो वो ही बैग जो है वो 2-3 हजार रुपया ऊपर चला जाएगा। इसी तरह बिजली का रेट है, वो आज जो रेट है वो 22 रुपए है, तो अगला बिल जो है 24 रुपए का आ जाता है। और ये पेट्रोल जो है ये 15 दिन के बाद बढ़ जाता है। हम तो रेट एक दफा बढ़ा के रोज कपड़े का रेट जो ऊपर नीचे नहीं होता, जिस तरह ये धागे का ऊपर नीचे होता है, पेट्रोल का होता है और चीजों का रेट ऊपर नीचे हो जाता है। अब साइजिंग है, उसका रेट एक दफा बढ़ा लिया तो अब रोज तो नहीं बढ़ सकता वो तो इसी तरह ये सारा सिलसिला जो है ना, हम समझते हैं कि कताइयां हर जगह पे हैं, मगर उनको दूर करना जो है वो इंतजामिया का काम है। जो मसनूई महंगाई किसी जगह पे भी पैदा करे उसको रोकना चाहिए। मगर जो पावर लूम के अंदर है इस वक्त क्राइसिस है। मेरे पास भी कपड़ा पड़ा हुआ है, 7 से 10 रुपए मीटर उसमें नुकसान हो रहा है। वो क्यों नुकसान हो रहा है? ये 35% जैसे कह रहे हैं बढ़ा के भी वो क्यों नुकसान हो रहा है कि बिजली का रेट बहुत ज्यादा है। पेट्रोल का रेट जब बढ़ेगा तो लोड अनलोड ये सारी चीजों के ऊपर असरअंदाज होगा। इसी तरह धागे का रेट आज कुछ है, 2 घंटे के बाद कुछ है, सुबह कुछ है। ये सारा सिलसिला जो है ना, जिस जगह से ये निकल रहा है धागा, वहां पे अगर प्रॉब्लम ना हो, अब धागे की शॉर्टेज है, एक बंदे को 100 बैग चाहिए, वो उसने बड़ी इंडस्ट्री ओनर ने 5,000 बैग अपने स्टॉक किया हुआ है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। मैं उन लूमों की बात करता हूं, ये छोटी लूमें हैं। जो बड़ी लूमें हैं वो एक्सपोर्ट के साथ जो वाबस्ता है, वो तो एक्सपोर्ट इस वक्त बेहतर पिछले 8 महीने से जा रही थी तो उन्होंने बहुत ज्यादा पैसे कमाए हैं। मगर जो लोकल लूम है उसको 26 रुपए यूनिट आप दे रहे हैं। जो एक्सपोर्ट के साथ वाबस्ता लूम है उसको आप 16 रुपए बिजली का यूनिट का रेट दे रहे हैं। ये फर्क भी मैं कहता हूं कि टेक्सटाइल के साथ जो भी बंदा काम करता है उसको कम से कम उसी नेट में रहना चाहिए, उसी नेट के अंदर ही हुकूमत को रखना चाहिए कि जो भी टेक्सटाइल का काम करे उसको बिजली का यूनिट सभी को एक जैसा लगे। तो यहां पे तो फर्क ही बड़ा है, उसको कौन मिटा सकता है? मैं समझता हूं कि इस वक्त हालात बहुत खराब है। महंगाई जो है, मैं एक इंडस्ट्री ओनर हूं और मैं समझता हूं कि आवाज उठा रहे हैं महंगाई के खिलाफ। चीजों के रेट आप घी का देख लें कि एक एक दिन में 20-20 रुपए रेट उसका बढ़ रहा है। चीनी देख लें, बाकी चीजें देख लें। बिल्कुल जी, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम फातिमा, आपको मुबारक हो एक अच्छा प्रोग्राम करने पे। मैं मुर्तजा बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी जी, बताएं क्या पूछेंगे?
फातिमा, एक बात मैं ये करना चाह रहा हूँ मिर्जा साहब से कि रियासत मदीना की जो बात होती है ना, तो खुतबा हुज्जतुल विदा को एक बार पढ़ा जाए, जिसमें रसूल मकबूल ने सबसे पहले सूदी निजाम को कंडेम किया और उसमें लोगों ने सरेंडर किया अपना अपना सूद उस सोसाइटी को चलाने के लिए सिर्फ रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जो किरदार अदा किया वो किया, लेकिन वहां की पब्लिक ने भी अपना अपना सूदी निजाम जो था उसे खत्म किया कि अवाम को रिलीफ मिले। अब मिर्जा साहब से मेरा ये सवाल है कि 80 की दिहाई में जो लोग पावर लूम से अमीर हुए हैं, अगर उनका आज ऑडिट किया जाए तो पता चलेगा कि नो टैक्स नॉट एनीथिंग एल्स, और लोगों ने बहुत सा पैसा वापस को जो था वो डायरेक्ट लाइनें देकर तो पावर लूम से कमाया, यानी बिजली रद्द चोरी की। अब आज बात रियासत मदीना की जा रही है, उसमें सिर्फ इमरान खान शायद उसे रियासत मदीना ना बना सके। हमारे ताजरों ने पाकिस्तान की जो मौजूदा मईशत है इसके अंदर क्या सरेंडर किया है, क्या कुर्बानी दी है, और जहां तक बात है पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त क्राइसिस है, और जो आज एहतजाज होने जा रहा है, अगर तो महंगाई के खिलाफ है तो मजदूर का एहतजाज है, लेकिन यहाँ जो लोग इस वक्त बड़े बड़े ग्रुप्स की शक्ल में ये पावर रूमों से मिलों तक गए, और अगर इनका पावर रूम से मिल तक का सफर और फाइलिंग का सफर चेक किया जाए तो बताया जाए इन्होंने कितना टैक्स आज तक अदा किया था। और अगर आज गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल है, अकाउंटेबिलिटी कर रही है, तो ये बताएं कि कितना टैक्स है, उसमें कितना इंक्रीज है, जिसके नतीजे में महंगाई को कंट्रोल किया जाए। और दूसरी बात मैं फजील से करूंगा कि फजील बताएं कि जब ये मिल्स में जाते हैं, साइजिंग्स में जाते हैं, ये क्या सहूलतें देखते हैं, मालिकान ने मजदूरों को क्या सहूलतें दी हुई हैं। आपका बहुत शुक्रिया। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स अगेन, इसलिए हमारी कॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है फजील, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स पर रोशनी डाली जाती है जो कि आम तौर पे बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। इस वाले से भी बताइएगा क्यों इदारों की तरफ से काम नहीं किया जा रहा, क्यों इदारे कोशिश नहीं कर रहे बेहतर चेक एंड बैलेंस रखने का, और अकाउंटेबिलिटी कहाँ है, क्यों अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर बड़े मिल ओनर्स के लिए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज का क्या कसूर है इसके अंदर? देखें, जो हमारे कॉलर बात कर रहे थे कि जो मिलों की उन्होंने बात की है कि वो मजदूर को सैलरी पूरी क्यों नहीं देते, ये हमारा शुरू से ही रहा है कि जो गजट के मुताबिक ऐलान किया जाता है वो सिर्फ ऐलान रहता है, किसी भी दौर में मजदूर को उसकी उजरत पूरी नहीं दी गई। और ये सबसे बड़ी नाकामी हमारे अदारों की है, हमारी हुकूमत की है। इसके बाद जो मालकान खुद हैं वो देखें, उनने कल को उन्होंने जवाब देना है। ये हमारे दीन के अंदर भी है कि आप मजदूर को उसकी उजरत जो है वो पूरी अदा करें, इसका कल को हिसाब होना है। वो नहीं देते तो ये उनका आखिरत में हिसाब होगा। लेकिन जो अदारे इस चीज़ के लिए बनाए गए हैं उनको चाहिए कि वो पूरा चेक एंड बैलेंस रखें इन पे। 80 से 85% ऐसे ही हमारी इंडस्ट्री है। मिर्ज़ा साहब बेहतर जानते हैं कि जो पूरा अदा नहीं करते, उजरत पूरी तनख्वाह पूरी नहीं देते मजदूर को। इसकी वजह मिर्ज़ा साहब एक ये भी बता रहे थे कि वो हमारे खर्चे नहीं पूरे होते, बिजली महंगी दी जाती है, और हमारी जो प्रोडक्शन है, जो पैदावारी लागत है, उसमें इस हद तक इजाफा हो चुका है कि वो मतलब अपने नहीं उनका खर्चे पूरे हो रहे, वो मजदूर को कैसे पूरी सैलरी दें। इन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट को चाहिए, अदारों को चाहिए कि वो देखें कि एक अगर मिल मालिक है उसके खर्चे क्या हैं। ऑडिट तो हर किसी का होता है, ऐसे ही मिर्ज़ा साहब हर साल ऑडिट होता है, उसके खर्चे, लाइबिलिटीज़, एसेट्स सारा कुछ देखा जाता है उसमें ऑडिट में। वो फिर उसके कितने मजदूर हैं, मजदूर की कितनी जो सैलरी है वो मुकर्रर की गई है गवर्नमेंट की जानिब से गजट के मुताबिक, उस हिसाब से सारा कुछ देखना ये अदारों का काम है। अगर मैं खुद से बात करता हूं कि अगर मैं खुद 4 मजदूर रख लूंगा, मैं गवर्नमेंट ने ऐलान किया 20,000 का, मेरी कोशिश होगी कि मैं 15,000 रुपए भी रख। यही मैं फजील कहने मेरा फायदा हो। पेपर वर्क के अंदर बहुत दफा दिखाया जाता है कि एक सर्टेन सैलरी अमाउंट पे किया जा रहा है, जबकि असलियत में वो नहीं पे किया जाता, नहीं किया जाता। और ये ऐसे होता है, आप सिग्नेचर लेते हैं बाकायदा अपने मुलाजमीन के कि आपको 20,000 दिया जा रहा है, वो बेचारा उसको कहीं और रोजगार नहीं मिल रहा, उसने कहना कि ठीक है 20,000 पे साइन ले लें, 15 तो दे मुझे, वो 15 लेके खामोश हो जाता है, क्योंकि उसने अपना गुजारा भी तो करना है ना। लेकिन हम सबसे पहले हमारे अदारों को एक्टिव होने की जरूरत है। लेबर डिपार्टमेंट हमारा देख लें, फैसलाबाद का खामोश है, उसको पता ही नहीं कि हम मजदूरों के साथ हो क्या रहा है। आपको वो चुप करके बैठे हैं दफ्तरों में, वो 2-4 को। इस खामोशी के पीछे क्या वजह? देखिए, इसके पीछे जो को मजदूर रहनुमा इक्का दुक्का जाते हैं, वो उधर जाके सेटलमेंट कर लेते हैं,
ये सारी चीजें होती हैं जिनको। बिल्कुल जी, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, पहले बात कर लेते हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है जी? खैरियत जी? बिल्कुल जी, हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। मिर्जा साहब से बात करनी थी। बिल्कुल जी, बात करें, सुन रहे हैं वो आपको। बोल रहे हैं? जी जी, सुन रहे हैं वो। सुन रहे हैं। मिर्जा साहब को बोलोगे जी, ताज साहब गला मंडी से, मदनी कमीशन शाह से। जी जी मिर्जा साहब, जी जी मिर्जा साहब कोई हमारी मंडी के मतलब भी बात करो भाई, हमारी बातें नहीं करते आप। लूमों की बात करते हैं, हमारी बातें नहीं करते। मुझे पता है सारी सूरत हाल का मदनी साहब। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का। और डेफिनेटली आई थिंक ये थोड़ा सा फजील लाइट हार्टेड हमें चाहिए था, क्योंकि डिस्कशन बहुत जी जी। हर जगह पे मेरे भाई ने जो पहले बात की थी, हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं, मगर जो बड़ी इंडस्ट्री है वहां पे ऐसा होता है। मेरे पास जो लेबर काम करती है वो जितना कपड़ा बनाती है वो उतने ही पैसे लेती है। अगर कोई बिजली चोरी करता है या कोई ऐसा काम करता है वो उसका फेल है। मैं कहता हूं कि मेरे अदारे जितने भी हैं वो कोई सूद पे काम नहीं करता, वो अपने पैसों से इंडस्ट्री लगाई। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि जो बड़े बड़े इदारे हैं उनको वो पैसे दे रहे हैं कि आप मशीनरी बदल लें। मेरी मशीनरी 70 मीटर 24 घंटे में वो कपड़ा बनाती है। अब जो लेटेस्ट मशीनरी है वो 200 से 225 मीटर कपड़ा बनाती है, बिजली का खर्चा उतना ही है, मगर मेरे जो अदारे हैं उनके अंदर शक्कत नहीं है कि वो उनको चेंज कर सकें। हुकूमत को चाहिए कि उसको अगर पैसे दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं बड़े बड़े इदारों को और फंड दे रहे हैं, कर्जे दे रहे हैं, क्या इन लोगों को कॉटेज इंडस्ट्री जो है उनको प्रमोट नहीं कर सकते? उनको ऊपर लेके नहीं जा सकते? उनकी मशीनरी नहीं बदल सकते? ये सारी चीजें जो है, एक 70 मीटर और 200 मीटर में बहुत फर्क है। और अगर आप इस फर्क को खत्म कर दें तो बिजली का रेट भी उनको कम पड़ेगा। तो इसी तरह जैसे मेरे भाई ने गल्ला मंडी में बात की, कोई बंदा वो दुकान पे बैठा है तो उसने अगर 50 बोरियां वहां पे रखी हुई हैं चीनी की या दाल की 50 बोरियां रखी हैं, वो बेचने के लिए रखी हैं, वहां पे जाते हैं, जाके उनको छापा मार के, ये आपने स्टॉक किया हुआ, आपने स्टॉक रखा हुआ। अब देखें, कोई किसी बंदे को चलने नहीं देते। आप जिस जगह पे महंगाई है वहां पे जाके आप छापे नहीं मारते, वहां पे जाके आप पूछते नहीं है। एक बंदा अपनी दुकानदारी चलाने के लिए वो ऐसा काम करता है तो उसको कहते हैं आपने ये स्टॉक किया हुआ, आप चलें, आपके ऊपर FIR हो गई है। ये हुकूमत जो है, जो इंतजामिया है, ये सारी इंतजामिया हुकूमत को फेल कर रही है। हुकूमत को नजर नहीं आ रहा कि ये क्या कर रहे हैं। मिर्जा साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, स्पेशली इंटरेस्ट के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, और साथ ही साथ टैक्सेस के हवाले से भी मैं चाहूंगी कि हम बात करें, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया मिर्जा साहब, तो ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो डेफिनेटली इन चीजों के हवाले से बात करेंगे, आखिर क्यों इदारे एक्शन नहीं ले रहे हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में एक दफा फिर आपका खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा था आप फैसलाबाद की इंडस्ट्री के हवाले से। क्या इश्यूज हैं जो कि लेबरर्स को, मिल ओनर्स को, पावर लूम्स के जो ओनर्स हैं, क्या इश्यूज हैं जो उनको फेस करने पड़ रहे हैं। इंडस्ट्री इस वक्त सफर कर रही है, लेकिन इदारों तक आवाज क्यों पहुंच नहीं सक रही है? क्या वजह है कि इदारे खामोश हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं? अगर आपका कोई भी कंसर्न है, सवाल है या एक्सपीरियंस है जो कि आप इस डिस्कशन का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा, कॉल करें और हमारे इस डिस्कशन का लाजमी तौर पर हिस्सा बने। और याद रखें, आपके सवाल बहुत जरूरी है। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। फजील, ब्रेक में जाने से पहले हम लोग बात करते हैं डिफरेंट इश्यूज के हवाले से। इंटरेस्ट के हवाले से मैं चाहती हूँ अगर हम थोड़ा सा बात करें कि जिस तरह से भी गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई फंड्स दिए भी जाते हैं तो इंटरेस्ट उसके ऊपर इतना ज्यादा क्यों लगाया जाता है, और आज भी लेबरर्स की तनख्वाह इतनी कम क्यों है? देखें, जो आपने इंटरेस्ट की बात की है, हमारी जो 90% इंडस्ट्री है वो इंटरेस्ट पे चलती है। कोई भी मिल ओनर है वो हुकूमत से कर्जा लेता है, कर्जा लेकर अपना कारोबार करता है, और उसमें ये हमेशा से मुतालबा रहा सनतकारों का कि 1 डिजिट किया जाए हमारे इंटरेस्ट को। पहले हुकूमत की जानिब से मिर्ज़ा साहब 10% या 11% किया गया, फिर मुतालबात किए गए, वो 9 कुछ उसको कर दिया गया। वो तो इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट ने लेना है वो तो देना ही पड़ना है। उसमें आपके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं वो आप मनवा लेते हैं, कभी आपको गवर्नमेंट की माननी पड़ती है, लेकिन जो पैसा आपको हुकूमत ने ख़जाने से निकाल के देना है वो इंटरेस्ट तो उन्होंने फिर लेना है, क्योंकि आपने उससे 10 गुना ज़्यादा कमाना होता है।
जो सैलरी की आप बात कर रहे हैं, अगर मेरा ये सवाल होगा, जो ये गजट तैयार करते हैं, जो 20,000 एक मजदूर की सैलरी मुकर्रर करते हैं, जो उसको पूरी नहीं दी जाती, चलें आप फर्ज कर लें कि 20% लोग पूरी भी अदा करते हैं, 20,000 में एक मजदूर का मुझे बजट बना दें एक माह का, नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। इस महंगाई के दौर में आप को बुनियादी चीज़ें ले लें जो कि आपकी रोज़ाना की इस्तेमाल की हैं, दूध, चीनी, घी। आपका दूध 100 रुपये से ज़्यादा 1 किलो मिल रहा है, उसके बाद आपकी चीनी 120 से 25 रुपये किलो है, आपका घी 350 से ऊपर चला गया है, जो मतलब आम रूटीन का घी है, अच्छे दर्जे का घी तो 410 रुपये से भी ऊपर का हो गया फी किलो। उसके बाद दालें देख लें, आप कोई भी चीज़ देख लें, गोश्त तो अब वैसे ही आप समझें कि प्रोटीन वो गरीब के बस की बात ही नहीं रही। कोई भी ऐसी जो चीज़ है वो आप एक मजदूर 20,000 में अपना गुजारा नहीं कर सकता। तो जो गजट के मुताबिक सैलरी है वो तो दी नहीं जाती, और दूसरी बात जो है, अगर आप उसके मुताबिक दें भी तो वो एक मजदूर का गुजारा नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो ये जो हमारे अदारे हैं उनको ये देखने की ज़रूरत है कि वो क्यों नहीं पूरी सैलरी अदा की जा रही, आखिर वजह क्या है। वो जो अगर 20% कर रहे हैं, जो 80% नहीं कर रहे, उनको जाकर देखें, चेक एंड बैलेंस रखें, क्योंकि ये मजदूर का हक है और उसको मिलना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं फजील, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किसी भी मजदूर को, कोई भी जो काम करता है, उसको पूरी तरह से उनका हक जो है वो अदा किया जाए, और उस पर कोई उनसे वो ले नहीं सकता, कोई वो छीन नहीं सकता। और हमें कोई हक नहीं है कि हम कोशिश करें कि जितना हो सके लेबरर को कम पैसे दें, क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है या उनकी मजबूरी है, मजबूरी का फ़ायदा बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। और इदारों को ज़रूरत है यहाँ पे स्टेप इन करने की, चेक एंड बैलेंस को बेहतर करने की। मिर्जा साहब, मैं चाहूँगी सोशल सिक्योरिटी कार्ड के हवाले से भी अगर थोड़ी सी बात करें। जितने भी लेबरर्स काम करते हैं उनको एक सोशल सिक्योरिटी कार्ड जो है वो दिया जाता है, जिसके बाद वो फ्री इलाज हासिल कर सकते हैं। मैं चाहूँगी उस हवाले से बताइएगा, एक पॉलिसी भी आपने बनाई है जो कि आपने आगे गवर्नमेंट और इदारों तक पहुँचाई है, तो मैं चाहूँगी इस हवाले से बताएं। मैं समझता हूँ कि सोशल सिक्योरिटी कार्ड का ये बड़ी देर का मसला है, और लेबर को इसमें कोई शक नहीं है कि इंडस्ट्री ओनर जो है वो कार्ड जो बना के देते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं बना के दे सकते कि जितने वो उनको चाहिए। अगर किसी के पास 100 बंदा काम करता है तो मेरा ख्याल 50 बंदों के कार्ड बने होंगे, 50 के नहीं बने, वो डेली बेसिस पे काम करते हैं, उसके नहीं बने। तो इसको ख़त्म करने के लिए मैंने हुकूमत को कहा था कि आपका PTCL जो है, जो PTV है, ये फेल हो चुका था, आपके पास पैसे नहीं थे, आपने बिलों के अंदर उसका लाइसेंस की फीस रख दी, अब सब पैसे इकट्ठे होते हैं, तो अब वो एक अमीर अदारा बन चुका है। तो आप गरीबों के लिए क्यों नहीं ऐसा करते कि बिजली का बिल तो हर बंदा अदा करता है, जो 100 रुपया अदा करे उसको भी 2% आप दे दें, जो 10 लाख अदा करे उसको भी 2%, एक मेडिकल का खाना बना दे, वहां पे वो दवाइयों के लिए वो खाना हो। आपने इतने खाने अपनी मर्जी से बनाए हैं, एक वो बना दें। मैं समझता हूं कि इंडस्ट्री नहीं, दुकानदार जो मजदूरी वहां पे करते हैं, जो रेडी वाला है, आम लोग हैं, सबको सोशल सिक्योरिटी कार्ड मिले, वो पैसे वो दवाइयों के लिए खर्च हों, वो भी एक खाना बना दें, ताकि इंडस्ट्री ओनरों को लेने की बजाय अब जिसका बिल ज्यादा आएगा वो ज्यादा देगा। मुझे को कहे 10,000 रुपया जमा करा दे सोशल सिक्योरिटी की मद में, तो मैं कहूँगा यार ये 10,000 बहुत ज़्यादा है, आप कम कर लें, 2 कार्ड कम कर दें। ये सारे सिस्टम को ख़त्म करने के लिए अगर बिल के अंदर 20,000 लग के आएगा ना तो मैं जमा करा दूंगा। ये पूरी कौम के लिए बेहतर होगा, आम बंदे के लिए बेहतर होगा। इस पॉलिसी को अगर बना दिया जाए तो मैं समझता हूँ किसी इदारे में भी कोई मुलाजिम काम करता है उसको कार्ड इशू कर दिया जाए। बिल्कुल जी मिर्जा साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव आपकी तरफ से जो गवर्नमेंट और इदारों तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए। फजील, मैं चाहूँगी आप भी अगर थोड़ा सा इसके बारे में बात करें। देखें, सोशल सिक्योरिटी कार्ड हर मजदूर का होना चाहिए। जो कोई भी एक इंडस्ट्री है, कोई मिल है, उसमें आप देखेंगे ज़्यादातर जो मजदूर हैं वो डेली वेजेस पे होते हैं, और डेली वेजेस का मालिक को फ़ायदा ये होता है कि वो उन मजदूरों का सोशल सिक्योरिटी कार्ड नहीं बनवाता, क्योंकि उसको मंथली उसके चार्जेस पे करने पड़ते हैं हर मजदूर के। वो 1500 से 2000 पर मजदूर वो मंथली उसकी फीस होती है। मिर्जा साहब को इसका इदारों की तरफ से बनाए नहीं जाते या इदारों की तरफ से नहीं बनाए जाते? देखें, नहीं, अदारे के पास अगर डाटा जाएगा, अदारे के पास डाटा जाएगा, वो जो कोई भी इंडस्ट्री मालिक है वो अपने मजदूर की
श्योरिटी देता है कि जी मेरा मजदूर है, ये मेरी मिल में फैक्ट्री में काम करता है, हमारे साथ एक उसके कॉलर बाद भी वो फिर बनता है। बिल्कुल सॉरी फजील, आपको इंटरप्ट करना पड़ा है, कॉलर हमारे साथ मौजूद है, पहले बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बताएं क्या पूछेंगे। मैं बात कर रहा था कि महंगाई के मतलब बात हो रही है, तो पेंशनर की सिर्फ 10% उन्होंने पेंशन बढ़ाई है। आपसे तो मैं ये हुकूमत तक पहुँचाना चाहता हूँ, इन पर गौर में हम भी इसी पाकिस्तान में रहते हैं और इसी महंगाई को फेस कर रहे हैं। बिल्कुल जी, आपकी ना बात समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आप रिपीट कर दें जो आप बोल रहे थे। हाँ जी, और मैडम जी मैं ये कह रहा हूँ, ये कर रहा हूँ कि पेंशन सिर्फ 10% बढ़ाई है। अब समझ आ रही है? पेंशन की बात कर रहे हैं आप? पेंशन 10% बढ़ाई है जी जी। कि आज सर्वत मुलाजमीन की तनख्वाह 80% बढ़ाई है। तो इस तरह मैं कहना चाहता हूँ आप चैनल के जरिए कि गवर्नमेंट को जरा याद कराएं कि पेंशनर की पेंशन 10% बढ़ाई है, तो इस पर भी जरा जो फरमाए बहुत बढ़ाई होगी। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन लेबर की हवाले से बात करें तो आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इतना फोकस नहीं किया जाता, इदारों तक आवाजें नहीं पहुंचाई जाती, मैसेजेस नहीं पहुंच पाते और उनकी तकलीफ नहीं पहुंच पाती। इसलिए स्पेसिफिकली लेबर के हवाले से बात कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया, पेंशन सिर्फ और सिर्फ 10% बढ़ाई गई है, जबकि सैलरी जो है मुलाजमीन की वो इंक्रीज की गई है काफी ज्यादा। मैं चाहूंगी मिर्जा साहब इस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि पेंशन भी बढ़नी चाहिए, मेहनत करते हैं पूरी जिंदगी, काम करते हैं, अपनी फैमिलीज को टाइम नहीं दे पाते, अपनी जिंदगी को, अपनी सेहत को टाइम नहीं दे पाते, और सिर्फ 10% इजाफा किया गया है पेंशन में। मैं यही कहता हूं कि महंगाई इतनी ज्यादा है, अगर महंगाई के मुताबिक सैलरी सबकी बढ़े तो मेरा ख्याल लोग इतनी आवाज ना उठाएं जैसे बाहर की दुनिया में है। अगर वहां पे महंगाई ज्यादा है, अब देखें 7 पाउंड 1 घंटे के लेते थे यूके में, अब उन्होंने 9 घंटे कर दिया, वो 9 पाउंड कर दिया, 9 पाउंड कर दिया, वो 9 पाउंड अदा कर रहे हैं। यहाँ पे भी अगर इसी तरह गवर्नमेंट के अदारे जितने भी हैं, वापटा के अंदर आप देख लें, मैंने पिछले दिनों देखा 3 माह हो चुके हैं, 10% उनकी सैलरी बढ़ी है, 3 माह के बाद अब मिली है। वहां पे जो बोर्ड के अंदर लोग बैठे हैं वो उन्होंने 35,000 रुपया उनका था एक मीटिंग का, अब उन्होंने 60,000 रुपया कर लिया अपना। तो जो वहां पे काम करने वाले लोग थे उनकी 10% बढ़ी है। इसी तरह ये जो लोग हैं पेंशन ले रहे हैं, इनकी महंगाई के हिसाब से बढ़नी चाहिए, जितनी दूसरे लोगों की सैलरी बढ़े उतनी इनकी बढ़नी चाहिए। ये हुकूमत की यही गलत पॉलिसी जो है ना, लोगों को रोडों पे ला रही है। और इसी पॉलिसी पे अपनी देख लें इनकी कि यार एक गाड़ी है, गाड़ी आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, अब 5 करोड़ की गाड़ी जी मुझे चाहिए, मैं मिनिस्टर हूं, मैंने जिस मिनिस्ट्री में मैं काम कर रहा हूं वहां पे दूध की नहरें मैंने बहा दी हैं। आप किसी रोड पे जाके देख लें, कोई रोड नहीं बना। किसी इलाके में जाके देख लें, एमएनए के 3 साल के अंदर इन्होंने कोई ऐसा रोड बनाया हो, खंडर कर दिया पूरे फैसलाबाद को, पूरे पंजाब को खंडर कर दिया। कहां पैसे लेके गए? इतना कर्जा लिया, जो कर्जा लिया वो कहां पे गया? आईएमएफ के गुलाम हो गए हम। आईएमएफ जो कहता है वो कर रहे हैं। अब जो वजीर खजाना साहब आए हैं, बदकिस्मती हमारी है कि ये ऐसे वजीर खजाना आते हैं जो आईएमएफ के हुक्म पे आते हैं और उनकी जो पॉलिसी है उस पर अमल दरामद हुकूमत से करवाते हैं, अवाम के ऊपर बोझ डाल देते हैं। बिल्कुल मिर्जा साहब, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के हवाले से आज हम बात कर सके हैं और बहुत सारे इश्यूज। और मुझे बहुत अच्छा लगा मिर्जा साहब कि आपने बहुत सारे ऐसे इश्यूज जो कि इवन पर्सनली कनेक्टेड नहीं होते उनके हवाले से भी बात की, स्पेशली लेबरर्स के हवाले से जो बात की, उनके राइट्स और कहां पर इदारों की तरफ से गफलत हो रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला अपने बहुत ही बिजी स्केड्यूल में से। फजील, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए। तो जी यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जी आपको पता है कि अब वक्त है मेरे फेवरेट सेगमेंट का, यानी कि किचन के सेगमेंट का। मैं किचन में आ चुकी हूँ ऑलरेडी। आपको पता है अगर हम मॉर्निंग्स की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ब्रेकफास्ट, और आज की ज़िंदगी कुछ इस तरह की हो गई है कि हम लोग ब्रेकफास्ट ही स्किप कर देते हैं और हमारी कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी हम लोग ऑफिस पहुँच जाएँ, या जो भी काम है, बच्चों को स्कूल भेजना है, घर के काम है,
उनमें लग जाएं, लेकिन हम ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं। लेकिन ब्रेकफास्ट बहुत बहुत ज़रूरी है और अपनी हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं ये भी ऐड करती चलूँ कि गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये दावा है कि उनके लिए भी आपकी हेल्थ बहुत ज़रूरी है, बल्कि इनफैक्ट नंबर 1 प्रायोरिटी उनके लिए आपकी सेहत है, जिसकी वजह से गोल्डन कुकिंग ऑयल के अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन और ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे फिर वो आप कोई मॉडर्न डिश तैयार कर रहे हो या फिर आपकी ट्रेडिशनल कोई पाकिस्तानी डिश हो जो कि आप बना रहे हो। गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का दावा है कि आपको रेस्टोरेंट जैसा जायका घर पर मिलेगा। और सिर्फ यही नहीं है, गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये भी कहना है कि आपकी जो डाइट है या लो कैलोरी डाइट पर अगर आप हैं तो उनकी कोशिश है कि सिर्फ और सिर्फ हेल्दी न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी तक जाएं और फैट्स जो है कम से कम हो। इसलिए अगर आप कोई भी चीज़ गोल्डन कुकिंग ऑयल के अंदर बनाते हैं तो ना सिर्फ आपको अच्छा जायका मिलेगा बल्कि ऑल्सो लो इन कैलोरी होगा, जिसका मतलब है कि आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, आप फिट भी रहेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे पिक्चर्स भी तो लगानी होती है और आजकल तो ऐसा हो गया कि फिटनेस इज सो इंपॉर्टेंट, हर कोई कोशिश करते हैं कि वो फिट रहे। तो गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों ने आपके लिए ये चीज़ बहुत आसान कर दी है। वो चाहते हैं कि आप लोग फिट भी रहें और ऑफ कोर्स पाकिस्तानी हों और पंजाबी हों और खाने आपको पसंद ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो उन्होंने आपके लिए ये काम भी आसान कर दिया है, क्योंकि जितनी भी डिशेस आप गोल्डन कुकिंग ऑयल के अंदर बनाएंगे उनका दावा है कि वो लो इन कैलोरी होंगी, जिसका मतलब है कि आप अपने आप को फिट भी रख सकेंगे और साथ ही साथ मजे मजे के खाने जो हैं उनको एंजॉय भी कर सकेंगे। और आपको पता है कि बहुत सारे कुकिंग ऑयल्स का बर्निंग पॉइंट बहुत लो होता है, जिसकी वजह से जब तक आपका खाना तैयार होता है तब तक सारी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो खत्म हो चुकी होती है। लेकिन गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये दावा है कि जब आपका खाना तैयार होगा, जितने भी इंग्रेडिएंट्स आपने उसके अंदर इस्तेमाल किए हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स हो चाहे वो मीट्स हो, उनकी न्यूट्रिशन जो है वो इंटैक्ट रहेगी, जिसका मतलब है कि आपको बहुत ही न्यूट्रिशियस हेल्दी खाना मिलेगा जो कि लो इन कैलोरी भी होगा। मैं अगर अपनी बात करूं तो पर्सनली मुझे होता है कि सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट बड़ा ज़रूरी है। कोई फ्राइड एग हो जाए या ऑमलेट हो जाए या कोई भी डिश हो जो सुबह सुबह आप खा सकते हो, लेकिन बहुत हैवी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने बहुत सारे काम जो होते हैं वो लाइन अप किए होते हैं। और अगर आप सुबह ही हैवी डिश खा लेते हैं तो उसके बाद आपका दिन जो है वो स्लो हो जाता है। लेकिन गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये दावा है कि आपका खाना मज़ेदार भी होगा, न्यूट्रिशियस भी होगा और लो इन कैलोरी भी होगा और लाइट भी होगा, जिससे आप रिफ्रेश रहेंगे और अपने दिन के काम जो है उनको अच्छी तरह कर सकेंगे। और ऑफकोर्स आप सुबह की बात करें तो चाय के बगैर आपका जो दिन है वो स्टार्ट हो ही नहीं सकता। मेरा दिन तो बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो सकता है और इसलिए मेरी कोशिश होती है कि सुबह सुबह आप लोगों के साथ एक कप चाय जो है वो लाजमी तौर पे तैयार की जाए। और डिफरेंट ब्रांड्स हैं जिनके हवाले से हम बात कर सकते हैं, लेकिन आज मैं स्पेसिफिकली डीयर टी के हवाले से अगर बात करूँ तो डीयर टी बनाने वालों का ये दावा है कि दुनिया के बेहतरीन बागात से चुनकर टी लीव्स को लाया जाता है, जिसके बाद ही आप तक ये पत्ती पहुंचाई जाती है। और अभी मैं थोड़ी देर में इवन डीयर टी को यूज भी करूंगी, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि पत्ती जो है बहुत ही फाइन है, जिसकी वजह से आपका ब्लेंड बहुत अच्छा होता है। अगर चाय की बात करें तो उसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनमें जायका शामिल है, जिसके अंदर खुशबू बड़ी ज़रूरी है और ब्लेंड बड़ा ज़रूरी होता है किसी भी चाय का, टू मेक श्योर कि आपको जो आपकी पसंद का ब्लेंड है वो आपको मिल रहा हो। और खुशबू ऑफ कोर्स बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि आधे से ज़्यादा फ्रेशनेस जो है वो आपको खुशबू से ही मिल जाती है। और अगर हम डीयर टी के हवाले से बात करें तो 2 क्वालिटीज़ मौजूद हैं, चाहे आपको दूध पत्ती पसंद हो या फिर आप लोगों को बहुत तेज़ जो पत्ती वाली चाय है वो पसंद हो। डीयर टी ने आपका काम आसान कर दिया है। अगर आप येलो पैकिंग खरीदते जो कि एक्सट्रीम क्वालिटी पैकिंग है, उसमें आपको दूध पत्ती स्टाइल की चाय जो है आप बना सकते हैं। और अगर आप थोड़ी तेज़ और कड़क चाय पसंद करते हैं, जो कि ट्रकों वाली चाय भी कही जाती है पंजाब भी के अंदर, तो जी उसके लिए आप रेड पैकिंग और दाने वाली पैकिंग जो है उसको आप खरीद सकते हैं और बड़े आराम से जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग सी चाय आप घर पर तैयार कर सकते हैं। तो जी आपकी मर्जी है, आपको कौन सी चाय आप प्रेफर करते हैं, दूध पत्ती या फिर तेज चाय, आप लोगों की मर्जी है। खैर जितनी देर मेरी चाय तैयार हो रही है, जो कि बहुत एसेंशियल है मेरे लिए, सुबह बहुत बहुत ज़रूरी है, उतनी देर ऐसा करते हैं छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो जी आपको पता है ब्रेक में जाने से पहले मैं चाय बना रही थी और मैंने ब्रेक में अपनी चाय जो है वो पी ली है, क्योंकि दिन को किक स्टार्ट करने के लिए चाय के अलावा और क्या चीज़ हो सकती है। ऑफ कोर्स हमारा जो अगला सेगमेंट है उसका वक्त हो चुका है। बहुत ही खास मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे स्टूडियो के अंदर, बातचीत करेंगे स्पोर्ट्स के हवाले से। आप जानते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि फैसलाबाद के राइजिंग टैलेंट को हमेशा आगे लेकर आएँ, जिन्होंने ना सिर्फ फैसलाबाद पंजाब के अंदर नाम रोशन किया है, बल्कि पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर भी रोशन किया है। और हमेशा स्पेशली आजकल तो आपको पता है कि वैसे ही क्रिकेट में बड़े चर्चे हो रहे हैं हमारी टीम के, तो फिर तो और भी अच्छा लगता है जब हमारे फैसलाबाद का टैलेंट आगे जाकर पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर रोशन करता है। बहुत सारे
ऑब्स्टिकल्स होते हैं इस रास्ते में, आसान नहीं होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है किसी भी चीज़ में आपको आगे जाने के लिए। और आज हमारे जो मेहमान हैं बहुत ही ख़ास हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की अपनी ज़िंदगी के अंदर और एक टाइटल है जो कि एशियन गेम्स के अंदर उन्होंने जीता है। मैं स्पेसिफिकली टाइटल के हवाले से भी बात करूंगी, ये जो चैंपियनशिप थी उसके हवाले से भी मैं बात करूंगी। तो जी मैं अपने गेस्ट का सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। ऑफकोर्स क्योंकि स्पोर्ट्स के हवाले से बातचीत हो रही है, तो अगर आप लोगों का कोई भी एक्सपीरियंस है, कंसर्न है या सवालात हैं जो कि आप पूछना चाहते हैं, तो याद रखें आपके सवाल बहुत बहुत ज़रूरी हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा, कॉल करें, हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा बने। तो जी आज अच्छी खबर है और हमेशा अच्छी खबरों और पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में बात करना बहुत बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही खास मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले रमशा हमारे साथ मौजूद है जो कि बॉक्सिंग कोच हैं। आपको वेलकम करते हैं रमशा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने का। साथ ही साथ सानिया मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बॉक्सर भी हैं और टाइटल बेल्ट भी इन्होंने जीती है। मैं चाहूंगी इस टाइटल को वो खुद बताएं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, इससे अच्छा कि मैं बताऊं। तो जी एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जुनैरा हुसैन भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बॉक्सर हैं और सिल्वर मेडल इन्होंने भी जीता है। बहुत बहुत वेलकम करते हैं आप तीनों को और मुबारकबाद सबसे पहले फैसलाबाद से। और फिर पाकिस्तान का नाम जब इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर लिया जाता है तो फख्र से सर ऊंचा हो जाता है, बहुत अच्छा महसूस होता है। और ये जर्नी आई एम श्योर आप तीनों के लिए एक एक्सपीरियंस रहा होगा, एक सफ़र रहा होगा। इसमें अच्छे वक्त भी होंगे, बुरे वक्त भी होंगे। और मैं चाहती हूँ कि उस हवाले से बात करें। सबसे पहले तो ये जो टाइटल है, मैं चाहूँगी सानिया आपसे शुरू करते हैं। इस टाइटल के हवाले से बताएं, थोड़ा सा बताएं टाइटल और ये जो कॉम्पिटिशन जिसके अंदर आपने हिस्सा लिया एशिया के अंदर ऑफ कोर्स किया जा रहा है, तो मैं चाहूँगी इस हवाले से अगर आप थोड़ा सा बताएं। पहले तो शुक्रिया अदा करती हूँ सर का, जिन्होंने मुझे इस लेवल पर पहुँचाया और घर वालों ने मुझे इजाज़त दी। जी जी बताएं आगे। सानिया शर्मा रही है, लेकिन सानिया आपको बहुत प्राउड होना चाहिए क्योंकि हम बहुत फख्र महसूस कर रहे हैं। आपने पाकिस्तान का नाम जो है इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर रोशन किया है और इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। खैर चले जी रमशा अगर आप थोड़ा सा बता दें इस बारे में। मुस्तफा बड़ी अच्छी प्लेयर है माशाल्लाह हमारी, और हमारी जो चीफ गेस्ट भी मैं तो इन्हीं को ही कहूँगी, बहुत इनकी एफर्ट है इस चीज़ के पीछे। और ये बेल्ट फाइट जो है इसको विन करना ये किसी आम इंसान का काम नहीं है, इसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ती है, बहुत मेहनत है इसके पीछे। और ऑफ कोर्स आप जितनी मर्जी मेहनत करें, कोशिश करें, लेकिन जब आप प्रोफेशनली रिंग में जाके परफॉर्म करते हैं देन आपको पता चलता है आप कितने पानी में हैं। और एज अ कोच ये एक हमारी स्टूडेंट हैं, अगर एज अ स्टूडेंट ये तो जो परफॉर्म कर रही होती है, एज अ कोच हम बाहर खड़े होते हैं, हमारे हाथ पाँव ठंडे हो रहे होते हैं कि हमारा स्टूडेंट क्या प्ले कर रहा है अंदर। तो बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया। ऐसी फाइट वाकई काबिल दीद थी वहाँ पे, और ऑल ओवर द पाकिस्तान वहाँ पे जब लोग मौजूद हैं और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से वहाँ पे प्लेयर्स आए हुए हैं, तो उनको बीट करना, उनमें एक अपना नाम बनाना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड हैं कि हमारे कोच हैं, हमारे पेरेंट्स हैं और हमें बैकअप करने वाले जितने भी लोग हैं उनके थैंकफुल हैं हम कि हमें यहाँ तक पहुँचाना उन्हीं का काम है। हमारी मेहनत है लेकिन बैकअप पे एक पूरी टीम है जो हमें पुश कर रही है। तो ये एशियन चैलेंजिंग फाइट जो थी हमारे लिए एक बहुत बड़ा टारगेट था। और फैसलाबाद में बॉक्सिंग को इतना एनहेंस नहीं किया गया अभी लोग इसके बारे में इतना जानते नहीं हैं। फीमेल्स को ले अगर देखा जाए तो बॉक्सिंग और फीमेल दो अलग-अलग चीज़ें जो है ना ये गिनी जाती हैं, देखी जाती हैं। फीमेल है, बॉक्सर है, हाउ इट्स पॉसिबल। लेकिन मैं कहती हूँ ये बड़ा प्राउड मोमेंट है आपके लिए, हमारे लिए खुद, जब आप एक सेल्फ डिफेंस के तौर पे काम कर रही हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने फैसलाबाद के लिए, इनफैक्ट पाकिस्तान के लिए। तो सानिया ने इस चीज़ को अचीव किया और सानिया हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं इस मामले में। सानिया तो बिल्कुल बात नहीं कर रही है, बहुत ही ब्लश भी कर रही है, शर्मा भी रही है। और आई थिंक यही हम्बलनेस शो करते हैं कि आप यूजुअली लोग ब्रैग करते हैं चीज़ों के बारे में, करना चाहिए। आई डू बिलीव कि आप अपनी जो अकम्पलिशमेंट्स होती हैं उनको बड़ा प्राउडली आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, उनके बारे में बात करनी चाहिए। तो लेकिन सानिया बहुत एज में भी सानिया सबसे छोटी है ना, तो बची हैं। हाँ, वो बहुत हम्बल लग रही हैं। तो मैं चाहूँगी रमशा अगर टाइटल के हवाले से भी थोड़ा सा बताएं, किन कंट्रीज के अगेंस्ट आप इस कॉम्पिटिशन में थे, थोड़ा सा बताइए। यहाँ पे 2 फाइट्स थी जो इंटरनेशनल लेवल की थी बॉयज़ के दौरान, और बाकी हमारी फीमेल फाइट्स भी थी जिसमें फैसलाबाद भी था, आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरफ से टीम्स भी आई हुई थी। और हमारा जो टूर्नामेंट था वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के साथ भी था। जुनैरा हुसैन यहाँ पे मौजूद हैं, इन्होंने भी फाइट की, 60 kg की कैटेगरी में भी थी, तो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है इन्होंने भी। अच्छा टफ टाइम जो था वो दिया है। जाहिर सी बात है रिंग में जब आप जाते हैं तो फूलों के हार तो पहनाए नहीं जाते वहाँ पे। एक बॉक्सिंग प्लेयर हैं आप, तो वहाँ जाके एज अ बॉक्सर आपको परफॉर्म करना पड़ता है,
तो कुछ अटैक्स होते हैं पहले जो आपको बियर करने पड़ते हैं, देन आपको परफॉर्म करना पड़ता है। पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स गेम है, और इसमें राउंड्स होते हैं 4-4 या 6-6 राउंड प्रोफेशनल फाइट्स के तौर पे जो किए जाते हैं। तो उन्हीं को इन्होंने परफॉर्म किया बड़े अच्छे तरीके से। तो सिल्वर मेडल है हमारी ज़ुनैरा हुसैन यहाँ पे जो बैठी हैं, इन्होंने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया इसमें। और अगर चैलेंजिंग फाइट में बेल्ट की बात की जाए तो ये एक ऑनर है हमारे लिए। लेट्स सपोज मैं अगर बॉक्सिंग की इनकी कोच हूँ तो मैं प्रोफेशनली मार्शल आर्ट्स की प्लेयर भी हूँ, कराटे की। तो उसमें यह है कि मार्शल आर्ट्स में हमारे लिए बड़ा कॉम्पिटिशन टफ है। फैसलाबाद में देखा जाए मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, क्लब्स हैं जिनको हमने बीट करके अपना एक नाम बनाना है। लेकिन बॉक्सिंग को देखा जाए तो फैसलाबाद में बॉक्सिंग अभी न्यूली इंट्रोड्यूस जिसे कहते हैं कराई जा रही है। तो अगर जो टीम मेंबर्स हमारे यहाँ पे मौजूद हैं उनको पता है कि वो किस लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, आपको पाकिस्तान लेवल पे परफॉर्म करना जो है वो बहुत बड़ी बात होती है। तो दुआ गो है इंशाल्लाह आइंदा भी हम कामयाबी की जो राहें हैं वो हम हमारी दुआएं जो हैं हमारी भी, हमारी टीम की भी, और जो ऑडियंस हमें देख रही है उनकी भी जो दुआएं हैं आप लोगों के साथ है। ज़ुनैरा हुसैन भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने इस लीग के अंदर। मैं चाहूंगी ज़ुनैरा अपने एक्सपीरियंस के हवाले से बताएं, और बहुत बहुत एक दफ़ा फिर आपको कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। पहले तो सर का शुक्रिया जिन्होंने हमें पार्टिसिपेट करवाया एशियन चैम्पियनशिप में। चैलेंजिंग फाइट थी तो इतना आसान नहीं था, तो मज़ा भी आया और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस थे जो मतलब देखने को मिले। प्रोफेशनल फाइट थी तो टफ टाइम भी था इसमें, और मतलब बेयर भी किया, बर्दाश्त भी किया मारा भी, खाई भी, तो विन भी किया। मतलब बहुत अच्छा लगा, अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। और मुश्किल पॉइंट्स कहाँ पे थे? क्योंकि जब भी हम किसी विन की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि बड़ा आसान काम रहा होगा, ये तो बस हो गया होगा, और आई नो कि उसके पीछे कितना एफर्ट आपका लगा होगा। मैं चाहती हूँ उसके बारे से भी बात करें। कोई ऐसे मोमेंट्स भी थे जहाँ पे आपको लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी? जी ज़रूर, क्योंकि वहाँ पे जब आप फाइट के दौरान मार खा रहे होते हैं ना, तब आपको लग रहा होता है कि आप अभी मतलब लूज कर जाओगे फाइट। लेकिन फिर हिम्मत आती है जब कोच की आवाज़ आती है पीछे से, नहीं यू कैन डू इट, तो फिर मतलब एक हिम्मत आती है। तो सर ने बहुत मोटिवेशन दी हमें पीछे से, और मतलब कोच साहिबा जिन्होंने हमारी फाइट के साथ साथ खुद भी फाइट की, और काफ़ी वहाँ पे मज़ा भी आया। इनकी वजह से आधी फाइट तो इनकी वजह से मैंने विन की है। अच्छा, यानी कि डेफिनेटली आपको जब सपोर्ट सिस्टम आपका अच्छा हो और आपको सपोर्ट मिल रहा हो, जी बिल्कुल, तो वो किसी भी चीज़ को जीतने के लिए बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल। ट्रेनिंग के हवाले से अगर बात करें, मैं चाहूँगी रमशा इस हवाले से भी थोड़ा सा बताएं, कितनी ट्रेनिंग हुई स्पेसिफिक कंपटीशन के लिए, कितना वक्त लगा, और क्या मैं ज़ुनैरा इसके बाद आपसे भी पूछूंगी कि आपके क्या सूरत हाल थे? पिछले कुछ हफ्तों से, महीनों से तैयारी चल रही थी, किस तरह से? जी, तकरीबन कुछ हफ्तों से आप कह सकते हैं 1 और 1.5 माह की तैयारी बच्चों की थी। वैसे तो बच्चियां रूटीनली क्लब में जो आती हैं और 2 से 3 घंटे अपनी प्रैक्टिस जो है प्रॉपर करती हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक टूर्नामेंट जब आपको अनाउंस कर दिया जाता है तो उसके लिए थोड़ी ट्रेनिंग भी टफ होती है, इनकी टाइम भी इनको ज़्यादा देना पड़ता है। तो उसके हिसाब से ट्रेनिंग में अच्छा खासा अरक निकाला हमने इनका। तो जितनी भी इनकी कोशिश, जितनी इनकी मेहनत, जितनी भी इन्होंने एफर्ट की, वो सारी रिंग में नज़र आ रही थी। और ये बेल्ट जो है ये सामने इन्हीं की कोशिशों का नतीजा है, इन्हीं की मेहनत है जो इन्होंने जी जान लगा के इतनी मेहनत की है। बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ हैं जिनको फेस करना पड़ता है। स्टूडेंट हैं, डिसहार्ट हो जाते हैं, इंजरी हो जाती है स्टूडेंट्स को, जिसकी वजह से तकरीबन 1-1.5 हफ्ते का गैप आ जाता है दरमियान में। और ज़ाहिर सी बात है, आपका कोई भी इंजरी हाथ की, पाँव की या बैक पे, कमर पे किसी भी किस्म की चोट आ गई है तो 1-1.5 हफ्ता उसको लगता है करने में। तो ऊपर से आपका टूर्नामेंट भी जब आपका बिल्कुल क्लोज हैं डेट्स उसकी, और कोई इंजरी हो जाए तो स्टूडेंट्स को मेंटली रिफ्रेश कैसे करना है इनको, और इनको कैसे बैकअप करना है हमने, ये सारा एक बड़ा फ्रेंडली माहौल होता है हमारा क्लब के अंदर मौजूद होते हैं स्टूडेंट्स हमारे, और प्लेयर्स और कोच हैं हमारे। बैकबोन कहूँगी अपने कोच को मैं कि जिनके बलबूते पे ये क्लब चल रहा है, प्लस इतनी अच्छी प्लेयर्स जो हैं वो फैसलाबाद में बॉक्सिंग की जो हैं वो मंजर आम पे आ रही है। बिल्कुल। ज़ुनैरा, आप भी अपना बताइएगा, तो ऐसे ट्रेनिंग के हवाले से बताएं, कब से ट्रेनिंग चल रही थी और कितना मुश्किल था राइट बिफोर जब आप जाने लगी थी, और जब ये चैलेंज जो है ये शुरू होने वाला था तो किस तरह से महसूस हो रहा था? चैलेंज फाइट का तो सर ने मैं पहले ही बता दिया था कि आ रही है, तो डेट तब कंफर्म नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। कितना अर्सा पहले से ट्रेन कर रही थी? कर तो शुरू सानिया मतलब माशाल्लाह काफ़ी पुरानी है, मैंने मतलब 2 महीने कह लें कि
शुरू कर दी थी, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स भी थे। तो मैंने फिर एग्ज़ाम्स के बाद ट्रेनिंग शुरू कर दी। फिर इसमें ये था कि ट्रेनिंग से ही आप मतलब सीखने को मिलते हैं, और मेरा जहाँ तक ख्याल है जितना भी सीखो कम है। तो डेली जाना ट्रेनिंग की, तो बस ये माइंड में था कि ये टाइटल फाइट विन करके आनी है, जैसा भी प्लेयर सामने हो, चाहे इंटरनेशनल हो, जो भी हो। तो ट्रेनिंग दिल से की है और सर ने भी दिल से करवाई है, तो बस यही माइंड में रखा था कि विन करके आनी है फाइट। और कोई डाइट का भी आपको कॉन्शियस रहना पड़ता है कि स्पेसिफिकली आपको प्रोटीन्स खाने हैं या डिफरेंट तरह की चीजें अवॉइड करनी है फाइट से पहले? जी, उसमें ये होता है कि आप जंक फूड मतलब ज़्यादा ना यूज़ करो। बाकी घर की कोई मतलब दूध तो डेली होता है, और खाना शाना घर का, उसमें आप मतलब फल वगैरह भी ले सकते हैं। आप प्लेयर्स की अपनी मर्जी होती है, जो वो अपनी डाइट जिस तरह रखे। मोस्टली ये होता है कि इनकी फाइट से पहले इनको कोई भी कोल्ड ड्रिंक हो गई या ऐसी कोई चीज़ें जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, सांस चढ़ सकता है, आपको ताइसबाकी करनी है। 4 राउंड या 6 राउंड आपने मुसलसल खेलने हैं, 3-3 मिनट के वो राउंड खेलने हैं। उसमें आपने जंपिंग करनी है, या आपका फुट वर्क है, आपका शाउट है, उसमें आपकी एफर्ट लग रही है। तो उस चीज़ से अवॉइड करने के लिए ऐसी चीज़ों से इनको बचा के रखा जाता है फाइट तक, या मतलब इनको इनकी सेहत के लिए जो चीज़ें बेनिफिशियल है वो इनको बताई जाती है। मोस्टली फ्रूट्स यूज़ करते हैं, फ्रेश जूसेस हो गए हैं बच्चों के लिए जो बताए जाते हैं कि आप ये चीज़ यूज़ करें जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। ये नहीं करेंगे कि जंक फूड्स हैं वो खा रहे हैं, चलिए ठीक है। फाइट से पहले तो बिल्कुल मतलब इनको नहीं अफोर्ड कर सकते हम ऐसा कुछ भी। और बाकी आप बात कर रही थी कि फ़ाइट के दौरान कुछ ऐसी भी मोमेंट्स आते हैं जब आपको फील होता है ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए। तो मेंटली प्रिपेयर किया होता है स्टूडेंट्स को, और हम खुद भी कोचेस बल्कि इनसे ज़्यादा स्ट्रेस में आए हुए होते हैं कि आप जीत जाएंगे, वेल एंड गुड है, आप अपनी मेहनत से जीत रहे हैं। अगर आप हार रहे हैं तो ये आपके पास गोल्डन चांस है मज़ीद आपके एक्सपीरियंस को गेन करने का। हारने के बाद जो चीज़ें आप सीखते हैं 100% श्योरिटी है कि आप जीतने के बाद उन चीज़ों को फील नहीं कर पाते हैं बेहतर तरीके से जो आप हारने के बाद फील करते हैं। लेट्स सपोज इनका सिल्वर मेडल है या आप गोल्ड मेडलिस्ट हैंगे, अगर आप सिल्वर पे आती है ना तो गोल्ड की जो जितनी भी उसकी फीलिंग्स है ना वो टोटल डिफरेंट होती हैं जो सिल्वर मेडल सेकंड ओपोनेंट आपका होता है उससे। तो जो सेकंड ओपोनेंट होता है अगर वो स्पोर्ट्समैनशिप का वहाँ पे मुजाहिरा करे, अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल में रखे, शाउट ना करे या ऐसा बिहेव शो ना करवाए जिससे फील हो कि प्लेयर में ये क्वालिटीज़ मौजूद नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें प्लेयर्स में नहीं होनी चाहिए बल्कि और अदर क्वालिटीज़ हैं वो होनी चाहिए। तो पहले मेंटली प्रिपेयर किया जाता है स्टूडेंट्स को कि हार और जीत ये 2 ही चीज़ें हैं, इनमें से कोई एक आपकी किस्मत में है, मेहनत करेंगे तो फर्स्ट प्राइज़ आपका होगा, सेकेंड प्राइज़ वरना तो आपका लाजमी होता है। क्योंकि फाइनल तक जाना ये स्ट्रगल ही बहुत स्ट्रगल है, फाइनल तक पहुंचना बहुत मेहनत तलब काम है। यहाँ पे आप फैसलाबाद में पहले ट्रायल्स होते हैं, वहाँ से आप सिलेक्ट होती हैं, देन आपको एक टीम के लिए सिलेक्ट किया जाता है, फैसलाबाद की टीम को रिप्रेजेंट कर रही हैं आप, उनमें कोई 6 या 4 प्लेयर्स आपके मौजूद हैं। देन आप एज आ फैसलाबादियन आप जाके वहाँ पे आज़ाद जम्मू कश्मीर है या बलूचिस्तान की लड़की के साथ सानिया की फ़ाइट थी और बड़ा टफ टाइम था, सानिया ने दिया उनको। और अदर भी होती हैं जो गर्ल्स आई हुई होती हैं वहाँ पे, उस प्लेटफॉर्म पे जाके जस्ट आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, यही बड़ी बात होती है। और वहाँ से अगर आप विन करके आ रहे हैं तो फिर तो खुशी का ठिकाना ही कोई नहीं होता। फैसलाबाद के साथ साथ आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, पाकिस्तान में वो हिडन एबिलिटीज़ जो फीमेल्स को लेके अभी बहुत से लोग इनसे वाकिफ़ नहीं हैं, वाकिफ़ है तो नेगेटिविटी की तरफ उनको लेके जाया जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि वो तमाम तर पेरेंट्स या वो बच्चे और बच्चियाँ जो इस काबिल हैं, जो किसी भी स्टेज पे अपनी हिडन एबिलिटीज़ को जाहिर कर सकते हैं, उनको आगे आने का मौका दिया जाए, लाजमन मौका उनको दिया जाए। और आप देखेंगे कि वो बच्चे हमारी सोच से बालातर काम करते हैं। और मैं चाहती हूँ रमशा स्पेशली बिकॉज डिफरेंट टीम्स आपने देखी जी, इवन पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट प्रोविंसेस से टीम्स वहाँ पर थी जिनके साथ फाइट्स भी जुनैरा और सानिया ने की। जी, तो जी। क्या डिफरेंस लगा आपको, क्या चीज़ें थी या क्या अपर हैंड कहाँ पे लगा आपको कि भाई ये इन चीज़ों में हम लोग बेहतर हैं और इन चीज़ों पे हमने और मेहनत करनी? सबसे पहले तो ये चीज़ बच्चों को सिखाई भी जाती है और हमारे अपने माइंड में भी ये चीज़ हमने जो है वो कैरी की होती है कि अपोनेंट को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना। अगर आप प्रैक्टिस करके आए हैं तो जाहिर सी बात है वो भी प्रैक्टिस करके आए होंगे।
और बलूचिस्तान की टीम देखा जाए तो मतलब बाय फिजिक उनको देखें या उनकी ट्रेनिंग या उनका प्लेयर्स का एटीट्यूड है जो बोल रहा होता है उस वक्त हम अपनी ज़बान से बोल के तो नहीं बता रहे होते ये एबिलिटीज़ हमें मौजूद हैं या इतने अरसे की ट्रेनिंग हम करके आए हैं, हम आपसे ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। वहाँ आपका एक एटीट्यूड जो होता है वो आपकी सारी जो है वो अक्कासी कर रहा होता है उस वक्त वहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे बच्चों की डाइट जो है बड़ा मैटर करती है। आप डाइट अच्छी ले रहे हैं, आपकी फिजिक अच्छी है, आपका एक अच्छा एटीट्यूड सामने वाले पे आ रहा है, तो आपकी आधी फाइट यहाँ से आप जीत जाते हैं। और स्पोर्ट्स स्पिरिट के हवाले से भी मैं चाहूँगी, आपने भी मेंशन किया, जुनैरा आप इस सवाल से बताइएगा कितना ज़रूरी होता है अपने आप को मेंटली इस बात से प्रिपेयर रखना कि आप हार भी सकते हैं, कि जीतना तो हो सकता है लेकिन हार को किस तरह हैंडल करते हैं ये भी बहुत ज़रूरी होता है। हार को पहली बात तो हमें ये सिखाई जाती है, हार जीत का मतलब ज़रूरी नहीं होता कि आप मतलब फाइट करके मतलब मुकाबला करके अगर हार भी जाओ ना तो इतना दुख नहीं होता, क्योंकि पता होता है कि आपने स्ट्रगल की है। तो बाकी शुरू से ही माइंड होता है कि बस विन करके आना है। कोशिश जाहिर बात है कोशिश कर ही सकते हैं, बाकी जैसा मर्जी प्लेयर हो सामने, तो जब आप स्ट्रगल करते हो ना तो मुझे नहीं लगता फिर इतनी आपको हार वगैरह का मतलब फील होती है। बिल्कुल। और कहाँ से आपका जो बॉक्सिंग का शौक है कहाँ से स्टार्ट हुआ जुनैरा, और किस तरह से आपने आप कोचेस किस तरह से हुए, किस तरह से मुलाकात हुई आपकी? 2018 में लाहौर में हुई थी ओपन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप, तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मुझे इतना हाव नाव भी नहीं पता था, लेकिन तब मैंने 1 वीक की ट्रेनिंग की थी उसमें। तो 1 वीक की ट्रेनिंग के बाद हम लोग लाहौर गए, वहाँ पे जाके 2 प्रोफेशनल फर्स्ट फाइट थी मेरी, तो वहाँ पे जाके मुकाबले किए, तो जिसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट हुई और अंदाज़ा ही नहीं हो रहा था वहाँ पे कि मतलब मैं इस लेवल तक आ गई हूँ। तो सर की काफ़ी सपोर्ट रही पीछे, और आई एम सो ग्लैड कि आपने अपना जो पैशन है वो लाइफ में ढूंढा और पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर रोशन किया। और एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मैम, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं जी, आप ठीक है? जी मैम अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। तो जी बताएं क्या पूछेंगे? जी मैम, पाकिस्तान की और खिलाड़ी हमारी बेटी हैं, अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। वालेकुम अस्सलाम। जी 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 मैम, मैंने आपसे ये बात करनी कि जब आपका मुकाबला भारत के साथ होता है तो आप उस वक्त आपका क्या रद्द-ए-अमल होता है, आप क्या फील कर रही होती हैं? अच्छा जी चलें, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। बड़ा ही मज़ेदार सवाल पूछा, स्पेशली क्योंकि क्रिकेट मैचेस चल रहे हैं और आपको पता है कि पाकिस्तान हम बहुत जज्बाती हैं स्पोर्ट्स को लेके, स्पेशली जब कंपटीशन की बात आती है कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज के साथ। आपने देखा ही होगा, इंडिया हो जाए न्यूजीलैंड हो जाए, मीम से सोशल मीडिया भर गया है। और मुझे इतनी स्पोर्ट्स में शायद इतना मुझे इंटरेस्ट नहीं हो, लेकिन हाँ जब पाकिस्तान जीतता है और स्पेशली जब ओपोनेंट का आपको जज्बाती आपकी इमोशनल ज़रा हुई होती है, आपको गुस्सा आया होता है, तो फिर और मज़ा आता है। और पाकिस्तान और इंडिया किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर आप चले जाएं, आई थिंक जज्बाती हो जाते हैं, हम बहुत जज्बाती होके खेलते हैं जाके। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, जब इंडिया के साथ आपका मैच होता है कोई, या ऑपोजिशन में इंडिया का कोई प्लेयर होता है, तो किस तरह के जज्बात होते हैं? तो इंडिया को अगर हम लें, ये तो एक मतलब टॉपिक बन जाता है ना प्रॉपर एक। इंडिया के अलावा आप अपने ओपोनेंट को जब आप देखते हैं ना, यकीन करें पाकिस्तान इंडिया वाली फीलिंग ही आ रही होती है। तो चाहे पाकिस्तान से बिलोंग करने तो आप पाकिस्तानियों के जज्बात जो है वो फील कर रही होती है, क्योंकि देखिए ऐसे कोई पर्सनल बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ स्पोर्ट्स के अंदर कंपटीशन हमेशा से बहुत ज्यादा रहा है, और इन 2 मुल्कों के बीच में हमेशा ये रहा है कि भाई स्पोर्ट्स में कौन जीत के आता है, बहुत जज्बाती होते हैं। और एक बड़ा मौजू है जो सरगर्म अमल रहता है ये। इसी तरह अपोनेंट के साथ जब आप फेस कर रहे होते हैं सामने वाले को, तो आपको कंपटीशन जब तक आप फील नहीं करते ना, आप चाहे रिंग में हैं, चाहे आप क्रिकेट ग्राउंड में हैं, फुटबॉल ग्राउंड में हैं, या किसी भी फील्ड में हैं, आप जब तक कॉम्पिटिटर को फील नहीं करेंगे, आप उस गेम को फील नहीं कर पाएंगे, खेल ही नहीं पाएंगे सीरियसली आप उसको। मोस्टली ऐसा भी होता है, हम कजन्स भी अपोनेंट हो जाते हैं अक्सर, हम फ्रेंड्स भी होती हैं आपस में कि हमारी आपस में फाइट आ जाती है, तो वहाँ पे हमें दोस्ती और हर रिलेशन जो है वो साइड पे रख के आपको प्रोफेशनली परफॉर्म करना पड़ता है, डू एंड डाई। अरे वाह क्या बात की है। और जुनैरा मैं चाहूंगी आप भी थोड़ा सा बताएं, ओपोनेंट
जब किसी ऐसे कंट्री से हो या मतलब पर्सनली आपको हो कि भाई हराना है, हराना ही है ये, तो किस तरह से महसूस कर रही होती है उसको? पहले तो बात यह है कि जब बॉक्सर आप अगर बन गए हो ना, तो आपको अपने साथ दिल भी मजबूत रखना पड़ता है। अच्छा। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी यही कोशिश होगी कि बॉक्सिंग में कोई फ्रेंड ना बनाऊं। अच्छा। क्योंकि फिर रिंग में तो चलें ठीक है, वो तो फिर तब नहीं पता चलता दोस्त है कुछ भी है। तो अभी भी मेरे साथ मतलब प्रोफेशनल फाइट हुई है, तो मतलब मेरे साथ यही हुआ कि मेरी यही कोशिश थी कि मैं मतलब जिससे मेरी जो मेरी कंपटीटर थी उससे मेरी दोस्ती ना हो, लेकिन वो खुद 3 से 4 बार मेरे पास आके मिल के गई है। तो मैंने अपना दिल सख्त ही रखा है। फिर रिंग में ये था कि मैंने जेहन से निकाल दिया था कि दोस्त है या कुछ भी है, तो बस फाइट की है। जो मेरी जॉब थी उसमें उसको मैंने फुल जिम्मेदारी प्रोफेशनली जिम्मेदारी के साथ किया। और ऑपोजिशन में अगर कोई इस तरह की टीम हो जिसके बारे में फैंस बड़े जज्बाती हों, जिस तरह से अभी हम इंडिया की बात कर रहे थे, उसमें आपके ऊपर प्रेशर बहुत होता है, मेंटली प्रेशर होता है, उसको रिलैक्स करना पड़ता है आपको, खुद को थोड़ा सा अपना स्टेमिना बिल्डअप करना पड़ता है, आपको शाउट की जरूरत होती है, आपको बैकअप की जरूरत होती है। बिल्कुल जी। और एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत ही बैकअप आप लोगों से बहुत सारे लोग आप लोगों से बात करना चाहते हैं, तो एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा, मैं 5 बजे बात कर रहा हूँ, मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, एथलीट हूँ। जी जी, बताएं जी, क्या पूछेंगे? मुल्कों में मैं गया हूँ, मैंने बेटियों से ये पूछना था कि सबसे अहम चीज है डाइट। जी। हमारे प्लेयर डाइट पे अमल क्यों नहीं करते? अगर डाइट पे अमल करें तो ये अच्छी इनकी स्किल्स प्रमोट होंगी, इनकी हेल्थ बेहतर होगी, इनकी डाइट बेहतर होगी, इनका कॉन्फिडेंस लेवल IQ लेवल प्रमोट होगा। मेन चीज है पहले किसी को पता नहीं है, अगर पता है तो कोई अमल नहीं करता, जिसकी वजह से इनके मसल डेवलप नहीं हो रहे। मैंने अपना खुद वेट 20 किलो कम किया है और मैं 7 दफा खाता हूँ। आई नो डाइट, टाइम, क्वालिटी, वेदर। इससे थोड़ा सा बेटा इश्यू को ले, अगर डाइट बेस्ट होगी तो पूरी प्रोफेशनल बनेंगे। एम आई राइट? बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बात जो है कि हमारे कॉलर ने, और डेफिनेटली इस हवाले से भी बात करेंगे, डाइट बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन इससे पहले कि हम डिस्कशन की तरफ वापस आए, ब्रेक का वक्त हो गया, तो ऐसा कहते हैं छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। देखिए ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। आज स्पेसिफिकली हमारा सेगमेंट है स्पोर्ट्स के हवाले से। ब्रेक में जाने से पहले बहुत ही अमेजिंग हमारे जो मेहमान हैं उनसे बात कर रहे थे, डिफरेंट तरह के सवाल जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, स्पेशली फीमेल एथलीट्स के हवाले से, और स्पेसिफिकली ये जो चैंपियनशिप है जिसमें एक तो जो टाइटल बेल्ट है वो जीती गई है, साथ ही साथ सिल्वर मेडल भी जीता है। जुनैरा हुसैन हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, साथ ही साथ सानिया मुस्तफ़ा मौजूद है जिन्होंने टाइटल बेल्ट जीती है, और उनकी जो कोच हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है, रमशा। तो जी आप तीनों से गुफ्तगू दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ हमारी ऑडियंस को, क्योंकि आई एम श्योर बहुत सारे सवाल स्पोर्ट्स से रिलेटेड, फीमेल एथलीट्स के हवाले से भी, ट्रेनिंग के हवाले से, फैसलाबाद में स्पोर्ट्स का और बॉक्सिंग का किस तरह से सिनेरियो जो है उस हवाले से कोई भी आपके सवाल हैं, कंसर्न्स हैं या एक्सपीरियंसेस हैं जो कि आप शो में शेयर करना चाहते हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा, आप कॉल कर सकते हैं और हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। डाइट के हवाले से हमारे एक कॉलर ने बड़ी अच्छी टिप्स जो है मेरे ख्याल दी थी। मैं चाहती हूँ कि बॉक्सिंग में डाइट कितनी जरूरी है रमशा, मैं चाहूंगी उस हवाले से आप थोड़ा सा बताएं। और सानिया आप भी बीच में कुछ भी आप ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। बॉक्सिंग में डाइट जो है वो बहुत मैटर करती है। सबसे पहले डाइट ही है, मेंटली प्रिपेयर होना और आपका फिजिकली प्रिपेयर होना बहुत जो है वो मैटर करता है। डाइट प्लान अगर आप अच्छा नहीं ले रहे हैं तो आप अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, इंजरी आपको हो जाएगी या किसी भी और किस्म का मसला है जो आपको दरपेश हो सकता है। अब बॉक्सिंग में जो डाइट प्लान है, वेट कैटेगरीज होती हैं हमारी। लेट्स सपोज सानिया मुस्तफ़ा जिस वेट कैटेगरी में थी वो 48 थी, जुनैरा हुसैन की वेट कैटेगरी 60 kg थी। तो इस वेट को मेंटेन करना पड़ता है हमें डाइट के थ्रू, ना तो हम ओवर ईट कर सकते हैं, ना वो डाइट प्लान जो हमें दिया गया उससे बिलो जा सकते हैं। हम एक प्रॉपर रूटीन के साथ हमें उसको जो है वो इनटेक करना पड़ता है। और इसके अलावा जैसे सानिया मुस्तफ़ा की जो कॉम्पिटिटर थी बलूचिस्तान से थी, वो वेट कैटेगरी 48 kg थी, लेकिन उनका वेट थोड़ा अबव था, और इसकी निस्बत सानिया का वेट थोड़ा कम भी था 48 से।
तो इसके बावजूद भी सानिया ने उस वेट कैटेगरी को 49 को जो है वो चैलेंज किया, फाइट भी किया और अच्छे तरीके से उसको जो है वो परफॉर्म भी किया। और सिर्फ परफॉर्म ही नहीं किया बल्कि इन्होंने फाइट को अपने नाम भी किया। तो इसमें आपकी परफॉर्मेंस के साथ साथ डाइट जो है वो 100% मैटर करती है। अगर आप डाइट अच्छी नहीं ले रहे हैं तो आप किसी भी तरीके से किसी भी प्लेटफॉर्म पे अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इवन कि हम एजुकेशन को ही लें, अगर तालीमी इदारों में ही लें तो बच्चे मेंटली जो है वो वहीं पे अलर्ट होके अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं जो फिजिकली फिट हैं और डाइट प्लान के थ्रू वो चल रहे हैं। और बहुत सी डेफिशिएंसीज हैं जो चल रही हैं, अगर तो वो डेफिशिएंसीज वैसे ही कंटिन्यू रहें लाइफ के साथ साथ, एज के साथ साथ, देन आप किसी भी स्टेज पे परफेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे आप। बिल्कुल। और जुनैरा, आप भी इस सवाल से थोड़ा सा बताइए कि डाइट कितनी ज़रूरी है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्पेसिफिकली आपको होता है कि ये मेरी डाइट का हिस्सा होनी चाहिए बिफोर अ फाइट, कुछ दिन पहले से? हाँ, पहले तो मैं ये कहूँगी कि दूध आपको मतलब डेली रूटीन में यूज़ करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फ्रूट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। उसके बाद मतलब घर में तो जो बनता है ठीक है, लेकिन फ्रूट्स और दूध मुझे लगता है कि ज़्यादा आपको यूज़ करने चाहिए। पराठा पराठा मतलब मुझे तो इतना पसंद नहीं है, तो मतलब हर एक का अपना ही होता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं खाना चाहिए पराठा। नहीं खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। अच्छा, मतलब अगर आप प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की तरफ आ रहे हैं तो पराठा डाइट तो सबसे पहले मस्ट है। उन्होंने मतलब अच्छी बात की कि डाइट का ज़रूरी है। सबसे पहले डाइट है, उसके बाद आपकी आती है फिटनेस। ये दो चीज़ें अगर आपके साथ हो ना तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको ऊपर जाने से कोई रोक सकता है। अच्छा, और स्पेसिफिकली क्योंकि पंजाबी हैं, पाकिस्तानी हैं, तो खाना तो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो इवन अगर दूसरे स्पोर्ट्स के हवाले से बात करें, डिफरेंट स्पोर्ट्स जो खेले जाते हैं, क्या आपको लगता है कि डाइट के हवाले से हम उतने कॉन्शियस हैं, स्पेशली जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में हमारी जो टीम्स हैं? क्या आप इंटरनेशनली कंपेयर करें तो क्या हम भी उसी लेवल पे? नहीं, हम इस चीज़ में थोड़ा पीछे हैं। अच्छा। डाइट प्लान जो हमें ओबे करने चाहिए, फॉलो करना चाहिए, जिनको हमें जिन चीज़ों से खुद को पीछे रखना चाहिए, मना करना चाहिए, लापरवाही के तहत हम वो काम कर जाते हैं, वो चीज़ें इस्तेमाल कर जाते हैं। अब ये हमारे प्लेयर्स हैं, इनको टूर्नामेंट तक हम काबू करके रख सकते हैं, लेकिन गेट टुगेदर है, कहीं आना जाना है, मतलब एक मुसल्लत भी नहीं करेंगे। अगर हमारे प्लेयर्स कोई जंक फूड यूज़ भी कर रहे हैं, अगर डाइट प्लान से हटके भी कुछ खा पी रहे हैं, तो इसमें इनकी ट्रेनिंग, इनका जो टाइम पीरियड है वो भी उस हिसाब से इनका चलेगा। फिर अगर ये कुछ ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं डाइट में अपनी, जो इनके लिए थोड़ा नुकसानदेह है, तो इनकी ट्रेनिंग थोड़ी टफ की जाएगी या उसके हिसाब से थोड़ी कम की जाएगी। और इसके अलावा जो आप जैसे एक बड़ी स्टेज पे बात कर रही हैं, आप इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं हम इसको मिसगाइड कर जाते हैं। डाइट प्लान जो हमें बताए जाते हैं, या जैसा पर्सनली एज अ प्लेयर या एज अ कोच या एज अ स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ें आपकी सेहत के लिए बेहतर हैं और क्या चीज़ें नुकसानदेह हैं। अगर हम लापरवाही के थ्रू मतलब करते ही जाए कंटिन्यूसली उसको, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होगा। तो ये हम पे पर्सनली डिपेंड करता है कि हमने खुद को कैसे लेके चलना है। अगर आप एक प्लेयर हैं तो, और एक नॉर्मल आप लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, तो आपने कैसे अपनी डाइट को मेंटेन करना है। और एक और एक बड़ा कॉन्सेप्ट कह लें, गलत फहमी कह लें, एक एग्जिस्ट करता है, परसेप्शन एक एग्जिस्ट करता है कि अगर आप स्पोर्ट्स खेलेंगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। मैं पर्सनली इस चीज़ से डिसएग्री करती हूँ, लेकिन डेफिनेटली इट्स समथिंग जो कि ज़्यादातर आपने सुना भी होगा, भाई सब कुछ छोड़ो, पढ़ाई पे फोकस करो। एंड पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। आई वुड नेवर एवर से कि अगर आप कोई भी आपके पैशंस है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, आप अपनी एजुकेशन करें, साथ साथ आप अपने पैशंस को परस्यू करें। तो मैं चाहती हूँ जुनैदा, आप इस हवाले से भी थोड़ा सा बताएं, आपने भी कभी ये चीज़ सुनी कि पढ़ाई के साथ जो है वो नहीं हो सकेगा? सपोर्ट किस तरह से मिला आपको अपनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की तरफ से? थोड़ा सा बताइएगा इस बारे। हाँ, पढ़ाई तो मुझे लगता है ज़रूरी है। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, आज के दौर में तो ज़रूरी है कि पढ़ाई बहुत। तो ट्रेनिंग की मतलब अगर अब हमारा मतलब शाम को हम लोग जाते हैं क्लब में, ठीक है, तो काफ़ी टाइम होता है मॉर्निंग का, तो मुझे नहीं लगता कि आपको स्टडी को स्किप करना चाहिए, तो साथ इसको भी रखना चाहिए क्योंकि ये भी ज़रूरी है। और इसके अलावा इस चीज़ को मैं भी कैरी करूंगी साथ में कि स्टडी, जो लोग ये सोचते हैं कि आप एज अ प्लेयर आप अच्छे स्टूडेंट नहीं बन सकते। मैं फिज़िकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंसेज की लेक्चरार हूँ
और इसके अलावा मैंने कंटिन्यू किया साथ में अपनी गेम्स को। गेम्स के अलावा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं थी जो मैंने अपने स्कूल लेवल से, प्राइमरी लेवल से लेके अब तक जिसको मैंने कंटिन्यू ना किया हो। तो ये मैं बहुत छोटी सी थी जब से ये चीज़ें मेरे साथ साथ चलती आ रही हैं और कहीं भी गेम्स ने मुझे डिसहार्ट नहीं किया। कॉन्फिडेंस लेवल जितना मैंने बिल्ड किया है वो करिकुलर एक्टिविटीज़ से, गेम से, स्पोर्ट्स से मैंने बिल्डअप किया है। ऑल ओवर द पाकिस्तान उस एज में जब आपको पता भी नहीं होता कि घर से किसी और के साथ जाना है, किसके साथ जाना है, तो इतना कॉन्फिडेंस था, इतना बैकअप था कि आप हर जगह जा रहे हैं और जाके परफॉर्म कर रहे हैं। डिबेट्स हैं वो चाहे करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपकी कोई पीटी शोज़ हैं, कोई टैबलोज़ हैं, या इसके अलावा प्रोफेशनली जब मैं मिडिल के बाद गेम्स में आई तो बहुत कुछ सीखने को मज़ीद मुझे मिला। तो कभी भी स्टडी आपकी कभी भी डिस्टर्ब नहीं होती अगर आप करिकुलर एक्टिविटीज़ को लेकर चलते हैं। आज मैं एक लेक्चरर हूँ तो इसके अलावा मेरे पास 25 से 30 ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जो मेरी एबिलिटीज़ का मुंह बोलता सबूत है, जिसमें मुझे बहुत सी बैकअप सपोर्ट रही, मेरे पेरेंट्स की भी रही, मेरी फैमिली, अदर जितने भी लोग हैं, और कोचेज़ और पेरेंट्स, ये दो ऐसे लोग हैं जो बैकबोन है, इनके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो जो लोग ये कहते हैं, मोस्टली हमारे कॉन्सेप्ट है एफएससी के जो स्टूडेंट हैं, मेडिकल के हैं ना, उनको मैं पैक करके रख देते हैं कि जी बस इन्होंने एमबीबीएस, डीवीएम या अदर डिग्रीज़ हैं वो करनी है, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं पढ़ना। और भी बहुत सी ऐसी डिग्रीज़ हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं। स्पोर्ट्स को ही मैं देखूं, मेरी ये गेम्स भी रही हैं और प्रोफेशनली मतलब पढ़ा भी मैंने ये है, पढ़ा भी ये रही हूँ, प्रैक्टिकली भी इसी में परफॉर्म कर रही हूँ। तो ये बहुत फ़ायदा भी दे रही है मुझे, फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रही है ये मुझे, प्रोफेशनली मैं इस चीज़ को लेकर चल रही हूँ और मैं इससे पीछे नहीं हो सकती अब। तो आप जस्ट ये कॉन्सेप्ट बच्चों का डेवलप ना करें कि बच्चे सिर्फ पढ़ सकते हैं और जो पढ़ने वाले हैं वो गेम्स नहीं कर सकते। एक बच्चा जितना आप उसको पॉलिश करें, जितना मर्जी आप उसको तराशें, वो उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से निखर के सामने आएगा। और रमशा, फीमेल एथलीट्स के हवाले से हमेशा देखने को मिलता है कि फीमेल एथलीट्स को उस तरह से सपोर्ट नहीं किया जाता, बल्कि इनफैक्ट स्कूल में टीचर्स की तरफ से भी सपोर्ट नहीं किया जाता, कभी फैमिलीज की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। एंड आई थिंक बहुत खुश नसीबी होती है कि अगर आपकी फैमिली और आपको वो सपोर्ट सिस्टम जो है सोसाइटी के अंदर मिल जाए, जिसकी वजह से आप प्रोग्रेस कर सकते हो। बहुत सारी टैलेंटेड लड़कियां जो है वो अपने ड्रीम्स को परस्यू नहीं कर पाई हैं जस्ट बिकॉज कि उनको या तो फैमिली की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस थी, या तो सोसाइटी की तरफ से, या उनको वो सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल सका, या इदारों की तरफ से उस तरह से सपोर्ट नहीं मिला एंड दे इवेंचुअली हैड टू गिव अप। जी, ये बहुत बहरान की बात ही कही जाएगी। मैं जिस स्टेज पे हूँ मुझे भी बहुत से फेल्यूर्स का सामना करना पड़ा है। हर चीज़ मुझे बनी बनाई या पक्की पकाई नहीं मिल गई, मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ी, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ी है। अब जितने भी प्लेयर्स हैं, जितनी बच्चियां हमारे अंडर आ रही हैं, कर रही हैं, बहुत सी स्टूडेंट्स ऐसी हैं जिनको फैमिली फुली सपोर्टेड हैं वो, और बहुत सी स्टूडेंट्स ऐसी हैं जो खुद से करना चाह रही हैं, उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सिर्फ पेरेंट्स को साथ लेके नहीं चल रहे होते। हमारा माशरा बड़ा जो है ना वो इसमें अमल दखल रहता है माशरे का। हम रोज़ाना आ रहे हैं, जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं, इस चीज़ को हमारे पाकिस्तान में स्पेशली बड़ा इस चीज़ को देखा जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि जो बच्चियाँ हैं अगर आप उनको कॉन्फिडेंटली भेजें, उनके बैकअप पे खड़े हों, पेरेंट्स उनको ये कहे बेटा हार है चाहे जीत है हम आपके साथ हैं, तो बिलीव करें आप स्टूडेंट्स, ऐसे ऐसे नगीने सामने आएंगे, हमारी सोच नहीं है। अब सानिया मुस्तफ़ा मेरा इनके साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मेरे मुट्ठी में ही थी जान के सानिया सारी फाइट आप पे है, टाइटल है, प्रोफेशनल फाइट है आपकी ये, सो आप क्या करेंगी। सो सानिया सेड के आपने मेरी फाइट नहीं देखी अभी। मैंने कहा जी मैंने वाकई नहीं देखी, इसलिए मैं टेंशन में हूँ। और कहती आप देखेंगी, और वाकईतन जब मैंने सानिया की फाइट देखी तो मैं देखती ही रह गई थी, और बहुत अच्छे तरीके से इसने परफॉर्म किया। और अभी मेरा ख्याल है मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, ये मैट्रिक क्लियर किया है इन्होंने, अभी एग्जाम्स दिए हैं उसके, इंशाल्लाह आगे भी ये पढ़ेंगी, इंशाल्लाह पढ़ेंगे, और साथ साथ अपनी गेम्स को भी ये कंटिन्यू करेंगी। बहुत छोटे लेवल पे बहुत बड़ी स्टेज को जो है ना ये पहुंच चुकी हैं, और इसी तरह अगर ये साथ चलती रहेंगी इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे आगे। बिल्कुल। एंड आई थिंक आज स्पेशली ये जो हमारा सेगमेंट रहा है ये मेरे दिल के बहुत नज़दीक है, क्योंकि एक तो जब पाकिस्तान में फैसलाबाद का नाम रोशन हो इंटरनेशनली, नेशनली, बहुत खुशी होती है। साथ ही साथ जब स्पेशली फीमेल एथलीट्स को हम आगे लेके आ पाते हैं स्पोर्ट्स के अंदर जो है, और लोग देखते हैं और वो इनकरेज होते हैं, वो मोटिवेट होते हैं कि शायद हम भी अपना जो ड्रीम है उसे पूरा कर सकते हैं। सबसे आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एट द एंड ऑफ द डे यही होता है कि वो इनकरेजमेंट, वो आपको एक सपोर्ट जो है वो मिल सके, और आप इंस्पिरेशन है सबके लिए। आप लोगों ने बहुत
मेहनत की है और यकीनन वी आर वेरी वेरी प्राउड। एक दफ़ा फिर आप तीनों को कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं। सानिया मुझे ब्रेक में बता रही थी कि मैं इतनी खुश हूँ इसलिए मेरे से बोला नहीं जा रहा है, तो आप तीनों का, सानिया, जुनैरा, रमशा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वक्त निकाला हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, तो जी मैं मिलूंगी आपसे अगली दफ़ा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।